नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं गुरुजी वर्ल्ड एग्ज़ाम स्टडी लाइव क्लास को देख रहे हैं। यहाँ पर आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस में वीडियो में 100 कराऊँ, 150 कराऊँ, जितने भी कराऊँ, लेकिन व्याख्या के साथ आपको मनोविज्ञान को पूरी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। ऐसे ही यहाँ पर वीडियो है जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस को बड़ा ध्यान से देखना है कि क्वेश्चंस करने का तरीका क्या है, ठीक है ना। आने से पहले लोगों को शेयर कर देना है वीडियो को। सब्सक्राइब आप तभी करेंगे जब आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। वो आपकी मर्जी। मैं चाहता हूँ आपका एग्जाम अच्छा हो, आप देखें बेशक यहाँ पर वीडियो। सभी बहनों को, सभी भाइयों का यहाँ पर जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करते हैं आप और आपका परिवार बेहद अच्छा उम्दा होगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वरना आप वीडियो आगे बढ़ा के देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, गजब की व्याख्या करूँगा। यहाँ पर हर चैप्टर को समाहित किया है क्वेश्चंस में। देखो, अगर हम बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन, समान आयु स्तर के बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, यह कथन किसका है। क्वेश्चंस नए मिलेंगे, बिल्कुल नए क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। परेशान बिल्कुल नहीं होना है। क्या सर? बिल्कुल क्वेश्चंस नए मिलेंगे। सबसे पहले आपका एक ही आपका क्या होना चाहिए, एक बार आप सभी अपने दोस्तों को शेयर कर देना है, जिससे बच्चे जुड़ जाएं और उनका पेपर अच्छा हो जाए, ठीक है। समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, यह कथन किसका है। हमने कहा कि आप व्यक्तिगत विभिन्नता को पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं समान आयु की बात करी है, बालक और बालिकाओं की बात करी है, कहीं ना कहीं भिन्न होता है। बिल्कुल सर होता है, लेकिन ये कहा किसने है? ये कहा है हारलॉक महोदय ने। किसने कहा है सर? हारलॉक महोदय ने कहा है, ठीक है ना। और हारलॉक महोदय से क्वेश्चंस क्या आते हैं, देखिएगा। इन्होंने कहा है, हारलॉक महोदय ने, कि आप समान आयु के जो बालक होते हैं, बालिकाएं होती हैं, वो बिल्कुल क्या होते हैं, भिन्न होते हैं एक दूसरे से। हारलॉक महोदय से दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, नोट कर लेना, कि ये किसने कहा था, यह किसने कहा था कि शैशवावस्था बहुत ही खतरनाक अवस्था है। तो ये हारलॉक महोदय थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। स्टैनले हॉल, जी स्टैनले हॉल आपके जाने जाते हैं किशोरावस्था के संदर्भ में, जिन्होंने कहा था कि किशोरावस्था प्रबल तूफान की अवस्था है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बालक का सामाजिक निम्नलिखित तकनीक से निर्धारित होता है। इस क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। कैसे क्वेश्चंस करने हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, अगर हम बात करें, देखो, बालक का सामाजिकृत, एक इसमें वर्ड आ रहा है समाज। तो सामाजिकृत कहीं ना कहीं बच्चे के समाज में रहकर लोगों के बीच में अंतःक्रिया से, यानी उनके बीच में अगर अंतःक्रिया करेगा, अभिव्यक्ति विचार होंगे, तभी ना कहीं निर्धारित हो पाएगा सामाजिकृत। सामाजिकृत से रिलेटेड कोई ऐसा ऑप्शन है जो समाज से रिलेटेड हो, बस उसको आंख बंद करके मार देना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समाजमिति तकनीक। जब भी हम बात करते हैं कि सामाजिक सिद्धांत किसने दिया, तो आपका आंसर आता है वाइगोत्स्की ने दिया, ठीक है ना। और वाइगोत्स्की पूछे कहाँ के वैज्ञानिक थे, आप कहोगे रूस के वैज्ञानिक थे। आपसे पूछे कि संवेगात्मक सिद्धांत किसने दिया, विलियम मैकडूगल ने दिया। आपसे पूछे कि संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया, तो आप कह दोगे पियाजे ने दिया। तो समाज के बारे में अगर बताए तो आपका हो जाएगा वाइगोत्स्की, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा, समाजमिति तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर बालकों में सौंदर्य अनुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है। बहुत नया क्वेश्चन है, न्यूली क्वेश्चन एकदम से लाया हूं आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि बालकों में सौंदर्य अनुभूति विकसित करने का आधारभूत कथन कौन सा है, बताओ। आधारभूत कथन बताना है कि सौंदर्य विकसित, यानी आप जानते हो कि सौंदर्य क्या होता है। तो याद रखिएगा, यहां पर प्रकृति अवलोकन है, साहित्यिक अध्ययन है, टेलीविजन है और खेलकूद है। जब भी मैं कहता कि शारीरिक विकास की प्रबलता, तो हम मार देते ऑप्शन नंबर डी को। बहुत सारे बच्चे डी मारेंगे, लेकिन बिल्कुल गलत मारेंगे। जब भी हम सौंदर्य की बात करते हैं दोस्तों, प्रकृति अवलोकन, नेचर की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है, नेचर की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर। आप सभी बहन जितने भी भाई देख रहे हैं, ठीक है ना, बहुत प्रियंका गुप्ता, तन्नू, यहाँ पर रचना, नमिता, ये सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे, ठीक है ना। जितने देख रहे हैं, मैं सारे कमेंट जो है दूसरी आपकी स्क्रीन पर देख रहा हूँ। क्या हो जाएगा? प्रकृति अवलोकन सौंदर्य भूत को विकसित करते हैं, डेवलप करते हैं। जब भी शारीरिक विकास आता तो हम मारते हैं ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था, मुझे पता है यहाँ से 3 क्वेश्चन मैं निकालूंगा, अच्छे से 3 से 4 क्वेश्चन में निकालूंगा, इनको ध्यान में रखना है और बिल्कुल एकदम से सटीक आंसर आपको एग्जाम में लगाना है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता सर नहीं है, ये बताना है। देखो,
अगर मैं बात करता हूं कि किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता, सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि 3 अवस्थाएं मुख्य रूप से होती हैं। एक शैशवावस्था होती है जो 0 से 5 वर्ष होती है, एक बाल्यावस्था होती है 5 से 12 वर्ष होती है, और एक किशोरावस्था होती है जिसकी बात कर रहा है 13 से 18 वर्ष होती है। इसी एज की बात करी है, ये एज की बात करिए, इसमें कहा है संवेगों का अधिक, संग्रह की प्रवृत्ति, कल्पना की बहुलता या समायोजन का अभाव। तो याद रखिएगा क्या होगा, ए होगा या बी होगा। भैया कल्पना तो होता है, लेकिन आपका जो बी ऑप्शन है ना, ये राइट हो जाएगा। यहां पर विशेषता नहीं, यानी संग्रह की प्रवृत्ति नहीं होती है, इसलिए संवेग का अधिक होता है। बच्चा इसमें कैरियर के प्रति बड़ा जो है सचेत होता है। समायोजन का अभाव होता है, ये भी होती है विशेषता, लेकिन हमसे पूछा था नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा, डी नहीं, डी नहीं होगा मेरे भाई, डी नहीं होगा। ठीक है, बहुत अच्छे। अगर मैं बात करता हूं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता देता हूं कि किशोरावस्था, स्टैनले हॉल ने कहा था कि यह प्रबल तूफान की अवस्था है। ठीक है ना। इसके अलावा बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल कहा जाता है। ठीक है ना, दिमाग में आपको रखना है। बाल्यावस्था के अंतर्गत ही आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं जिसमें बच्चा जो है अपने समूह के साथ निर्माण करता है। जब भी सक्रिय समूह की बात आए तो सक्रिय समूह हमारा हो जाता है किशोरावस्था। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जन्म के समय बालक का स्मरण शक्ति होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है। एक बार आपसे निवेदन रहेगा मेरे भाई, सभी से निवेदन रहेगा कि आप एक बार क्या करना है, शेयर कर देना है। बिल्कुल सभी के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है, नहीं तो अपने क्लास में बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, सभी के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है, थोड़ा सा डिवाइस में प्रॉब्लम है। ठीक है ना, जी हाँ, बहुत बढ़िया। तो बताएं सर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का जल्दी से राइट आंसर बताओ कि क्या होगा। देखिएगा अगर हम बात करें, क्या अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसमें स्मरण शक्ति होती है, वो होती है बहुत कम, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, देखिएगा अगर हम बात करें जन्म के समय, उसमें 3 चीजें आपको इंपॉर्टेंट रखनी है। अगर पूछे जन्म के समय नैतिकता होती है, आप कहोगे बिल्कुल नहीं होती है। आपसे पूछे कि जन्म के समय बच्चे में सामाजिकता होती है, आप कहोगे बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है ना, जब भी जन्म के बाद ही बच्चा आता है और तुरंत ही क्या होता है, ये सारे गुण उसमें स्टार्ट हो जाते हैं, किसकी, स्मरण शक्ति का विकास होने लगता है, और बाल्यावस्था तक पहुंचते पहुंचते बच्चे का मस्तिष्क 90% तक पूरा हो जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, बहुत कम हो जाएगा, इसलिए ध्यान में रखना है जन्म के समय बच्चे में नैतिकता, सामाजिकता और यहाँ पर बुद्धि का विकास तभी होता है, यानी पृथ्वी पर आने के बाद। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं जो आपके स्क्रीन पर है। बहुत अच्छे, देखिएगा अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, हाँ बहुत बढ़िया, यहाँ पर हाँ जी बेगम जी, हाँ बहुत शुक्रिया, यहाँ पर शेयर कर दीजिएगा। देखा, किस वैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है। सभी चैप्टर को हम यहाँ पर समाहित करेंगे, वंशानुक्रम हो या फिर कोई भी हो, पावलाव हो, सभी को लेंगे। ठीक है ना, जो क्वेश्चंस नहीं होंगे उसके अलावा मैं डिटेल में भी आपको बता दूंगा। देखिए अगर मैं बात करूं किस वैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है, तो यार किस में वृद्धि होती है, एक तो मेंडल आते हैं या तो स्टीफन्स आएंगे, तो स्टीफन्स होंगे या मेंडल होंगे, तो बताओ कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल स्टीफन्स। देखो ये नया क्वेश्चन आपके लिए मैंने यहाँ पर टाइप किया है। स्टीफन्स ने माना है कि वैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण से ही बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि बच्चे के विकास में वंशानुक्रम सबसे इंपॉर्टेंट है, वंशानुक्रम की भूमिका सबसे ज्यादा है या वातावरण की, बताओ कोई बताएगा मुझे। वंशानुक्रम जरूरी है बच्चे के विकास में, सबसे ज्यादा की बात कर रहा हूं, वैसे है तो दोनों। ठीक है ना, बच्चे के विकास में वंशानुक्रम वातावरण दोनों होते हैं, ऑप्शन दोनों लगाने हैं, लेकिन अगर ये पूछते पूरी तरीके से कि सिंगल बेस पे बताना है, तो याद रखिएगा बच्चे के विकास में वातावरण की भूमिका सबसे ज्यादा होती है और वंशानुक्रम की भूमिका न के बराबर होती है, लेकिन होती है। ठीक है ना, दिमाग में ये क्वेश्चन रखना है। वंशानुक्रम का मतलब आप समझते हो, मेंडल आप वहां से रिलेट कर सकते हो। वंशानुक्रम वो चीज होती है जो आपके माता पिता से गुण लेकर आए हो, पूर्वज से गुण लेकर आए हो अपने में, शारीरिक और मानसिक गुण। जेम्स ड्रेवर ने कहा था कि माता पिता के हस्तांतरित गुण अपने में लाना, मानसिक शारीरिक, वही होता है वंशानुक्रम। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर स्टीफन्स हो जाएगा। बात करते हैं आत्मगौरव की भावना। देखो हम बात करते हैं अवस्थाओं की, शैशवावस्था में आत्मगौरव आता है, बाल्यावस्था में आत्मगौरव आता है या किशोरावस्था में आत्मगौरव आता है। ठीक है, ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करें। बहुत बढ़िया, आपके सामने एज मैंने रख दी है और एज के हिसाब से आपको बताना है कि आत्मगौरव की भावना पाई जाती है। बताओ जल्दी से कमेंट करें कि भैया आत्मगौरव की भावना पाई जाती है।
देखिएगा, अगर हम बात करें कि आत्म गौरव की जो अवस्था होती है वो शैशवावस्था की बात करते हैं तो 0 से 5, तो इसमें बच्चा कुछ भी नहीं पा सकता है, ठीक है ना। तो यानी ये वाला तो ऑप्शन गलत हो गया। बाल्यावस्था की अगर हम बात करते हैं तो बाल्यावस्था में आत्म गौरव इतना नहीं होता है जितना कि वो बाल्यावस्था के स्टेज को पार करने के बाद होता है। यानी ये कहीं ना कहीं ये 12 के प्लस की बात कर रहा है, तो 12 से प्लस की बात होगी हमारी किशोरावस्था के मध्य वाली एज। तो आत्म गौरव हमारा होता है ऑप्शन नंबर डी में, यानी 13 से 19 वर्ष में पाई जाती है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। 13 से 19 वर्ष के बच्चे में यहां पर क्या होती है, आत्म गौरव की भावना। इसको बच्चा नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहां पर हम किशोर हो जाते हैं, किशोरावस्था हो जाती है, ठीक है ना, दिमाग में आपको रखना है। अब हम बात करते हैं चरित्र निर्माण में निम्नांकित कारण सहायक नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बताओ, जल्दी से कमेंट करें कि क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कि चरित्र निर्माण में निम्नांकित कारक जो है सहायक नहीं है। आपको पता होना चाहिए कौन सा नहीं है। हमने कहा है नकारात्मक आंसर अगर ऐसे क्वेश्चंस में मिल जाए तो वही आंसर होता है। आदत, बिल्कुल सर, अच्छी आदत है तो चरित्र पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इच्छा, कैसी इच्छा रखता है चरित्र के बारे में, ठीक है ना, तो बिल्कुल अगर हम देखेंगे तो यहां पर भी सहायक है। अनुकरण करके सीखता है चीजों को, कैसे अनुकरण करता है, दूसरों का रहन सहन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये भी सब होता है। लेकिन निर्देश की बात आ जाती है, जहां पर निर्देश की बात है, दंड की बात है, इस टाइप के वर्ड जो है हमेशा क्या होते हैं, आंसर में होते हैं, ये हमेशा नकारात्मक होते हैं। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ऐसे करने की तरकीब आपको पता होनी चाहिए। नकारात्मक ऑप्शंस ढूंढना है आपको, ठीक है ना। जी हाँ, पेडागोजी के क्वेश्चंस इस वीडियो में अभी कराएंगे। बात करते हैं दोस्तों, सभी के मैं आंसर देख रहा हूं और ये देखना चाहता हूं कि कौन सा बच्चा कितनी देर तक रुकता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किस आयु में बालक के समय दिन, देखो अगर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि बच्चा घड़ी कब देखना स्टार्ट करता है। बच्चा, थोड़ा सा नेटवर्क पुअर हो सकता है मेरे भाई, ठीक है ना, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है, लेकिन मैनेज करें। कह रहा किस आयु में बालक में समय, दिन, दिनांक एवं क्षेत्रफल संबंधित अवबोध हो जाता है, पता चल जाता है। तो याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बताओ सर। देखिएगा, अगर हम बात करें किस आयु में बच्चे जो है दिन और दिनांक की बात करते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो ये हमेशा एक चीज बांध लेना गांठ में, 9 वर्ष में स्टार्ट हो जाता है। कौन सा, 9 वर्ष में यहां पर अवबोध हो जाता है। क्या बोला है, अवबोध हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 6 वर्ष सर नहीं होगा मेरे भाई, इतनी जल्दी थोड़ी ना करवाओगे मेरे भाई, ठीक है ना, 6 वर्ष नहीं होगा, ठीक है, बी हो जाएगा। यानी बी बहुत सारे लोगों ने दिया है, नमिता पांडे ने दिया है, इसके अलावा दिया है काफी लोगों ने दिया है बी, जैसे लविका जो है ने दिया है, राहुल ने दिया है 9 वर्ष, ठीक है, दिमाग में रखना है। हाँ, बहुत बढ़िया। उत्तर बाल्याकाल का समय, हम जब भी बात करते हैं बाल्याकाल का समय और उत्तर बाल्याकाल का समय, हम बात करते हैं कि जो शैशवावस्था होती है वो दोस्तों हमने बात करी 0 से 5 वर्ष होती है, बाल्यावस्था होती है 5 से 12 वर्ष होती है, किशोरावस्था हुई है 13 से 18 वर्ष हुई है, 18 से ऊपर वाली जो 60 वर्ष तक गई है प्रौढ़ावस्था होती है, और 60 से हमारा ऊपर चली जाती है वृद्धावस्था होती है। लेकिन इसके बीच में कह दिया है उत्तर बाल्यावस्था की एज क्या होती है। उत्तर बाल्यावस्था की एज सर क्या होती है, बताओ जल्दी से कमेंट करो कि उत्तर बाल्यावस्था की एज क्या होती है। देखो, अगर हम बात करें कि वही वाली जो एज होगी 6 से 12 वर्ष वाली एज, इसी को हम कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था। क्लियर, दिमाग में क्या रखना है, 6 से 12 वर्ष का एज होता है, उसी को हम कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। बाल्यावस्था के बारे में आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तब तक ये क्वेश्चन करिए, बाल्यावस्था के बारे में हम आपको बताते हैं, तब तक ये क्वेश्चन आप करिएगा, बाल्यावस्था के बारे में हम आपको बताते हैं। जी हाँ, देखिएगा, अगर हम बात करें बाल्यावस्था में सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट परिभाषा याद रखना है कि किसने ये कहा था कि जीवन का सबसे अनोखा काल ही बाल्यावस्था है। तो जीवन का अनोखा काल तो हमें पता है बाल्यावस्था है, लेकिन किसने ये कहा था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा काल एवं ब्रूस। काल एवं ब्रूस ने यह कहा था कि जीवन का अनोखा काल ही बाल्यावस्था है। दूसरी परिभाषा, 2 ही परिभाषा पूछी जाती हैं बाल्यावस्था से। ये किसने कहा था कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, काल एवं ब्रूस, और दूसरी परिभाषा यह है कि बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता की अवस्था है, ये कहा था मेरे भाई महोदय रॉस महोदय ने कहा था कि बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता की अवस्था है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानसिकता की बात करिए दोस्तों, हमें पता है कि मानसिकता बच्चे की कब विकसित हो जाती है। एक बार आप सभी सेशन को शेयर कर देंगे, आपसे निवेदन है मेरे भाई, आप सभी बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है, शेयर कर देंगे, ठीक है ना। देखिएगा, यहां पर क्या होगा, जिस आयु में बालकों, ये क्यों मुझे कहना पड़ रहा है मेरे भाई, इसलिए कहना पड़ रहा है कि लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है, डिवाइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है,
नोटिफिकेशन पहुंच जाए तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे जुड़ जाएं, आपको पता है हज़ारों बच्चे, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा, पेपर नज़दीक है, अच्छे लोग जुड़ेंगे, अच्छा तैयार हो जाएगा। हम बात करते हैं कि मानसिक विकास जो बच्चे का होता है वो प्रारंभिक जीवन में हो जाता है, 90% जो बच्चा का शैशवावस्था के अंत तक हो जाता है, ठीक है ना। तो हमें ये देखना है कि शैशवावस्था का अंत कौन सा हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, बताओ जल्दी से। हाँ, बच्चे 9 वर्ष मार रहे हैं, 11 वर्ष मार रहे हैं, 9 वर्ष मार रहे हैं, 11 वर्ष मार रहे हैं, याद रखिएगा 14 वर्ष में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 14 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित अवस्था में प्रायः बालकों का आकर्षण समलिंगी, बहुत गजब का क्वेश्चन है। कह रहा है कि बालक बालक की तरफ आकर्षित और लड़की लड़की की तरफ जो है आकर्षित होते हैं, कौन सी अवस्था है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बताओ। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है, तो ये हमारा होता है किसमें, बाल्यावस्था में होता है, जिसकी एज होती है 5 से 12 वर्ष होती है। इसी एज को कहा जाता है जीवन का अनोखा काल, और इस अवस्था को रॉस महोदय ने कहा था छदम परिपक्वता की ये अवस्था है। तो याद रखिएगा, छदम जिस परिभाषा में आए तो मिस्टर रॉस ने दी थी। इस बच्चे में, इस अवस्था में 2-3 चीज आपको रखना है। इस अवस्था में क्या रखना है कि समूह टोली का निर्माण होता है, तार्किक चिंतन की अवस्था स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है, ठीक है ना, दिमाग में आपको रखना है। और ये क्या होती है, इसको हम गंदी अवस्था भी कहते हैं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने गंदी अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गंदी अवस्था कौन सी होती है, तो बाल्यावस्था। क्यों होती है, क्योंकि बच्चे जो है कपड़ों के प्रति बहुत ज्यादा जो है इतना वो नहीं होता है उनमें, तो गंदी अवस्था पूछे, स्फूर्ति की अवस्था पूछे, क्योंकि बच्चे खेलने में बड़ा ही मस्त रहते हैं, और स्फूर्ति बच्चे जो है अपनी समूह और टोली का निर्माण करते हैं, खेलने की वही बात आती है, ठीक है ना। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जी हाँ। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत दिमाग में आपको लगा सकते हो, कैसे एकदम से। एडोलसेंस नहीं होगा ऑलराउंडर जी, एडोलसेंस नहीं होगा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। प्रिय गलत हो गया, नेक्स्ट पर चांस करें। यहाँ गलत करोगे तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, लेकिन स्कूल जो आपका मेन है, जो आपका स्कूल जिससे प्राप्त होगा, सरकारी सीट प्राप्त होगी, यानी आपके टेट एग्जाम्स में, वहाँ पे नहीं गलत होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, अगर हम बात करते हैं सर, यहाँ पर देखिएगा, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं। नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनती, स्वयं में सीमित, स्वयं मूल्यांकन की योग्यता। मेरे भाई, विनती कहाँ से आ गई। अच्छे गुण में विनती की बात थोड़ी ना होती, दंड की बात थोड़ी ना होती है, निर्देश की बात थोड़ी ना होती है, यानी कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर बिल्कुल तीसरा सही हो जाएगा। बहुत विनती, स्वयं में सीमित एक अच्छे गुण में नहीं आता है, दिमाग में रखना है, बिल्कुल नहीं आता है। क्या था सर, बिल्कुल नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के, स्वकेंद्रित अवस्था बालक की कौन सी होती है, ये बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है कि स्वकेंद्रित। देखो, बहुत सारे बच्चे जन्म से 2 वर्ष मारने वाले हैं, लेकिन आपको सतर्क रहना है इस क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोग ने बहुत बार पूछा है। तब तक मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि शैशवावस्था में क्या होता है। शैशवावस्था में जो बच्चे की हड्डियां होती हैं वो 270 होती हैं, और बच्चे की हड्डियां बाल्यावस्था में 350 हो जाती हैं, और किशोरावस्था में जैसे जैसे हड्डी आती हैं वो 206 हो जाती हैं। दिमाग में ये रखना है, क्वेश्चन मैं थोड़ा सा हट के बता रहा हूँ। शैशवावस्था में 200 कितनी होती हैं, 270 होती हैं हड्डियां, और बाल्यावस्था में पहुंचता है, बढ़ के कितनी हो जाती हैं, 350 हो जाती हैं हड्डियां, और किशोरावस्था में आते आते 206, जो एक समवयस्क बन जाता है, 18 साल का एक बंदा बन जाता है, जिसमें 206 हो जाती हैं हड्डियां, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, हाँ, एक और पता होना चाहिए कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में बच्चे के हृदय की गति कितनी होती है। शैशवावस्था में जो हृदय की गति होती है वो 140 प्रति मिनट होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे बच्चा बाल्यावस्था में पहुंचता है वो 100 प्रति मिनट हो जाती है। और फिर आप जैसे ही किशोरावस्था में, यानी हम लोग जिसमें आते हैं, यानी वहाँ पर कितनी हो जाती है, हृदय की बीट 72 प्रति मिनट हो जाती है। दिमाग में रखना है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। पूजा गौतम, बिल्कुल एकदम से नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, मुझे पता है नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रहा है लोगों के पास, थोड़ा सा आप सपोर्ट करेंगे जिससे सभी लोग वहाँ पर नोटिफिकेशन प्राप्त कर पाएँ। अब क्वेश्चन की बात आती है कि स्वकेंद्रित अवस्था होती है जो हो जाएगी 3 से 6 वर्ष हो जाएगी। याद रखना, आयोग ने क्वेश्चन जन्म से 2 वर्ष तक का नहीं माना है मेरे भाई, क्योंकि क्वेश्चन का राइट आंसर वाकई में 3 से 6 वर्ष होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बहुत गजब का क्वेश्चन,
आपके ऊपर डिपेंड है कि माँ बाप के साये से, यानी आप जब माँ बाप के साये से निकल कर बाहर गए थे, बालकों की संगत को पसंद किया था आपने, तो वो कौन सी अवस्था थी? तो भैया वो कौन सी अवस्था थी? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी मार्क ऐड होंगे पर्थ मिश्रा जी, पता नहीं, लेकिन अभी क्या ना, अभी अपना फोकस क्या होना चाहिए सर, यहाँ पर एकदम से फोकस होना चाहिए। मैं बता दूंगा, कल से परसों में ही बता दूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, बात करते हैं सर, मैंने जो बात करी आपको पता होना चाहिए कि शैशवावस्था में 140 प्रति मिनट जो है हार्ट बीट होती है, बाल्यावस्था में 100 प्रति मिनट होती है, किशोरावस्था में 72 प्रति मिनट होती है। अब हम बात करते हैं माँ बाप के साये से जो बच्चा निकलता है, माँ बाप के साये से जो बच्चा निकलता है वो भैया क्या होता है? वो क्या होता है सर? किशोरावस्था होता है क्या सर? किशोरावस्था होता है क्या? बताओ। नहीं सर, किशोरावस्था नहीं होता है, इसलिए हमारा हो जाता है पूर्व किशोरावस्था की जो एज होती है वो पूर्व, भैया किशोरावस्था की एज नहीं होती है, क्योंकि यहां पर बात आती है पूर्व किशोरावस्था में। ये होता है एग्जैक्ट आंसर, इसको कभी भी भूलना मत, ठीक है ना, इसको कभी भी भूलना मत। पूर्व किशोरावस्था हो जाएगी, उसमें बाल्यावस्था से ही रिलेट करेगा वो आंसर मेरे भाई, ठीक है ना, दिमाग में रखना है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा जब भी माँ बाप के साये से आप बाहर निकल के जाओगे। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपने किया होगा इस क्वेश्चन को, और मैंने कराया भी है 3 बार क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की संभावना हो जाती है आने की। बहुत बढ़िया, सभी ने जवाब, ज्यादातर लोगों ने सही दिया है, ज्यादातर लोगों ने सही दिया है। अब हम बात करते हैं, देखो, बुद्धि एवं सृजनात्मक में किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है? सृजनात्मकता, आपने चैप्टर पढ़ा है सृजनात्मकता, आपको पता होना चाहिए। बताओ सर, बताओ सर, बुद्धि और सृजनात्मक में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सही से लगाना है इसको, बहुत सही से लगाना है। इसके बाद व्यक्तित्व के बारे में भी पढ़ाऊंगा और बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूं मैं, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा, जैसे जैसे ऑप्शंस आएंगे वैसे वैसे बताता चलूंगा। देखो, बुद्धि और सृजनात्मकता में सहसंबंध धनात्मक का पाया जाता है। कभी भी शून्य और ऋणात्मक लगा दोगे तो ये सभी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। हमेशा ऋणात्मक तो है ही नहीं, इसलिए ए, ये सभी तो अपने आप कट गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शैशवावस्था, अब हम बात करते हैं शैशवावस्था। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है और इसको किया भी है, इससे जुड़े हुए फैक्ट हम जान लेते हैं। फैक्ट जानेंगे, तीन फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 फैक्ट बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, सुनना मेरी बात। इस क्वेश्चन से मैं शैशवावस्था को 3 फैक्ट में एकदम खत्म कर दूंगा। सुनिए, फैक्ट नंबर 1, फैक्ट पहले क्वेश्चन कर लो। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक। सभी जानते हैं कि मूल प्रवृत्ति से सीखता है, इंद्रियों से सीखता है। कैसे सीखता है? 5 इंद्रियों से सीखता है, नाक, कान, आंख, त्वचा, जीभ की बात करता है सर। अगर हम बात करें सर फैक्ट नंबर 1, ये किसने कहा था कि बच्चा जो भी बनना चाहता है शुरुआती 4 से 5 साल में बन जाता है? ये कहा था सिगमंड फ्रायड ने। जो भी बच्चा 5 से 4 साल में बनना चाहता है वो बन जाता है, सिगमंड फ्रायड ने। शैशवावस्था की बात करी। दूसरा फैक्ट नंबर 2, शैशवावस्था एक खतरनाक अवस्था है, ये किसने कहा था? ये कहा था हार्लॉक ने कहा था, ठीक है। फैक्ट नंबर 3, ये किसने कहा था? सीखने के आदर्श काल है शैशवावस्था, ये कहा था वैलेंटाइन ने। जब भी आदर्श की बात करें तो वैलेंटाइन ने कहा था। अगर अच्छा लग रहा हो तो सपोर्ट करने के लिए अपने परिवार को सब्सक्राइब कर लेना। फैक्ट नंबर 4 सुनो, फैक्ट नंबर 4, शैशवावस्था को किन किन नामों से जानते हैं? जैसे हमने कहा बाल्यावस्था को गंदी अवस्था जानते हैं, बाल्यावस्था को स्फूर्ति की अवस्था जानते हैं, ऐसे ही शैशवावस्था को किन किन नामों से जानते हैं? शैशवावस्था को जानते हैं भैया खिलौने की आयु। क्लियर? खिलौने की आयु हम वैसे भी जानते हैं जिसमें पूर्व लगा होता है, लेकिन दूसरी हमारी अवस्था है, इसको हम कहते हैं अतार्किक चिंतन। अतार्किक चिंतन की अवस्था आपसे बहुत बार पूछता है, तार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी है? अतार्किक। तो अतार्किक में बच्चा तार्किक नहीं कर सकता है, तर्क नहीं कर सकता है, इसलिए अतार्किक अवस्था अगर पूछ ले तो हमारी हो जाती है शैशवावस्था। तीसरा हमारा फैक्ट ये है कि इस अवस्था को अनुकरण की अवस्था कहते हैं, अनुकरण की अवस्था कहते हैं, ठीक है। और चौथा फैक्ट हमारा ये है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल अगर पूछ दे तो आपका राइट आंसर होगा शैशवावस्था। शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, जीवन का सीखने का काल है, खिलौने का काल भी माना जाता है, अतार्किक चिंतन होता है, संस्कारों का निर्माण की अवस्था होती है। बताओ मेरे भाई, और एज आप जानते हो 0 से कितने होते हैं? 5 साल तक होते हैं, जन्म से 5 से 6 साल तक होती है, ठीक है। दिमाग में बस गया, फिट हो गया सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर। अब हम चलते हैं एकदम से आगे, तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब हम यहां पर बात करते हैं समूह के बालकों को समायोजन की समस्या होती है। यहां पर अब हम बात करते हैं इससे, अब इससे भी हम कुछ क्वेश्चंस कवर करें। बताओ सर, कवर करें क्या कवर किया जाए? बताओ। जी हां, बिल्कुल सर, कवर किया जाए, आपके दिमाग में हम बैठाने की कोशिश करेंगे। देखो, 3 फैक्ट इसके जानेंगे और वही 3 फैक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा नहीं एग्जाम में।
निम्नलिखित में से किस समूह के बालकों का समायोजन की समस्या होती है? समायोजन की समस्या होती है मेरे भाई, औसत बुद्धि वाले को नहीं होती है, ग्रामीण बुद्धि वाले को नहीं होती है, अध्ययनशील वाले को नहीं होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। डी आपका राइट हो जाएगा, यानी बिल्कुल आप सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल आंसर सही दे रहे हैं प्रिंस गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, पूजा गौतम, अजय कुमार, बहुत बढ़िया, अलका सिंह। अगर हम बात करते हैं, देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन क्या होते हैं, ये हमारा एक चार्ट बनता है, इस ब्रैकेट में जो चीजें होती हैं ये समझाने के लिए मैंने यहां पर किया है। सुनो, एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन ये आता है कि ये बता दो कि सामाजिक कार्यों में कम रुचि कौन से बच्चे लेते हैं? सामाजिक कार्यों में प्रतिभाशाली बच्चे कम रुचि लेते हैं, ठीक है, दिमाग में आपको रखना है। दूसरी चीज ये है कि प्रतिभाशाली बच्चे का आईक्यू कितना होता है, तो टर्मेन ने बताया था 140, ठीक है। तीसरी चीज आपको क्या लगाना है कि यहां पर पहचान कैसे करोगे प्रतिभाशाली बच्चे की, तो प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान क्या कि जिज्ञासा की प्रबल जो है तीव्रता होती है, बच्चा एकदम प्रश्न पूछता है कक्षा में, अपनी आयु के हिसाब से काफी स्तर उसका अच्छा होता है, वो कक्षा आगे वाले सवाल भी कर लेता है, काफी कठिन मानसिक कार्य भी कर लेता है, सुडोकू वगैरह सॉल्व कर लेगा, ठीक है ना, तो वो हमारी प्रतिभाशाली में आ जाती है, ठीक है, दिमाग में आपको रखना है। तो याद रखो कि विशिष्ट बच्चे अगर पूछ रहे हैं, विशिष्ट बच्चे में कौन सा आ जाता है, प्रतिभाशाली भी आता है विशिष्ट बच्चे में, मंद बुद्धि भी आता है, सृजनशील बालक भी आता है। एक ही छत के नीचे सभी बच्चों को अगर शिक्षा दी जाए तो भैया वही होती है समावेशी शिक्षा, इसको भी मत भूलना मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस को मैं क्लियर करूंगा यहाँ पर, आज कुछ भी हो जाए। जी हाँ, बस बने रहना एकदम से। अब सर यहां पर बताना है विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का। अब हम उद्दीपन से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन बताते हैं। उद्दीपन से रिलेटेड मैं अभी अंतरण से भी क्वेश्चन लूंगा, बहुत कठिन क्वेश्चन आएंगे अभी, टेंशन मत लेना। जैसे अगर हम बात करें, देखो सर बात करता हूं यहां पर क्या बात करता हूं कि परिपक्वता से, विकास डेवलपमेंट का परिपक्वता से संबंधित है, तो भैया ये बता दो कि जो परिपक्वता है, जो उद्दीपन है, उद्दीपन को स्टिमुलस कहते हैं इंग्लिश में, यस, ठीक है ना, और वही है दोस्तों स्टिमुलस का रिस्पॉन्स से यानी प्रतिक्रिया से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी प्रतिक्रिया से हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा सर, प्रतिक्रिया से हो जाएगा। उद्दीपन और प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसका है? उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत मुझे कमेंट करो किसका है। दूसरी चीज, यस प्रकार का अगर पूछे थ्योरी किसने दिया, तो पावलोव ने दिया। पावलोव जैसे दिमाग में आया तो मुझे पावलोव से क्वेश्चन आ गए याद, पावलोव से क्वेश्चन आ गए, ध्यान देना। अभी तक आपने क्या पढ़ा है मुझे नहीं पता, लेकिन अब पावलोव से जो क्वेश्चन आ गए वो ध्यान देना। क्या कि पावलोव ने कौन सा विकास दिया है, सबसे पहले ये बताओ। पावलोव ने कौन सा विकास दिया है ये सबसे पहले बताओ, जल्दी से कमेंट करो। पावलोव ने दिया है अनुबंधन का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत में पावलोव ने दिया है। अनुबंधन के जनक किसे कहा जाता है, आपका आए तो पावलोव, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा पावलोव। पावलोव ने कौन सी थ्योरी दी है, यस प्रकार यानी स्टिमुलस को इंपॉर्टेंट बताया है। दूसरा, पावलोव कहां के वैज्ञानिक थे, रशियन वैज्ञानिक थे। तीसरा, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी पावलोव ने दिया है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर बहुत कठिन पूछेगा तो याद रख लेना, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत पूछ सकता है। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया है, पावलोव ने ही दिया है, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पावलोव के बारे में क्या सीखा, अनुबंधन के जनक सीखा, पावलोव है, रूसी वैज्ञानिक है, 1904 में नोबेल मिला था, कुत्ते पर प्रयोग किया था, पाचन क्रिया पर शोध किया था, अनुबंधन का जनक तो हमने बता ही दिया, और यस प्रकार की थ्योरी दी थी। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी पावलोव ने दिया था, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी पावलोव ने दिया था, ठीक है, दिमाग में आपको रखना है। और अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी पावलोव ने दिया था। हमने पावलोव को पूरा खत्म कर दिया, एक क्वेश्चन बचा पावलोव से। आपसे अगर क्वेश्चन बहुत डीपली में पूछेगा, क्या पूछेगा, तब तक क्वेश्चन करो ये वाला क्वेश्चन डीपली में ये पूछेगा कि बुरी आदतों एवं भय को छुटकारा किस तरीके से मिल सकता है, तो पावलोव के सिद्धांत से मिलता है। याद रखिएगा, बुरी आदत को और भय को छुटाने के लिए पावलोव सिद्धांत ही अधिगम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कोई भी लेडी हो या कुछ भी हो, राहुल रॉय, लेडी हो, हरलक, है ना, हमें क्या ना सीखना है, हम तो उसके आगे ही महोदय लगा देते हैं, महोदया लगा देंगे, ठीक है ना, परेशान मत हो मेरे भाई, क्लियर। देखो अगर क्वेश्चन की बात करें, पियाजे मुख्यतः योगदान, अब हम पियाजे को पूरा खत्म कर लेते हैं। बच्चे पियाजे को जानते होंगे, लेकिन हम आपका 30 सेकंड लेंगे क्योंकि नए बच्चे भी आए हैं।
पियाजे, पियाजे को यहाँ से बाहर नहीं जाएगा जो मैं बताऊंगा। पियाजे हमेशा संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। पियाजे ने कभी भी सामाजिक विकास को नहीं दिया है। अभी आगे क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा एक। देखो, पियाजे संज्ञानात्मक विकास या ज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। ये क्या होता है, इसमें अवस्थाओं के बारे में आपसे पूछ सकता है कि पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी। फर्स्ट फैक्ट 4, ठीक है, अवस्थाएं पियाजे ने 4 दी। दूसरा फैक्ट सुनना, पियाजे ने कौन सी अवस्थाएं बताई हैं, संवेदीगामक 1 नंबर जिसकी एज होती है 0 से 2। दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक एज जिसकी 2 से 7 एज होती है। तीसरी एज होती है मूर्त संक्रियात्मक जिसकी एज होती है 7 से 11। और चौथी होती है अमूर्त संक्रियात्मक जिसकी होती है 11 से ऊपर वाली एज। 4 अवस्थाओं के बारे में पियाजे ने बताया। सबसे ज्यादा बच्चा जो है मूर्त अवस्थाओं में चिंतन करता है, तार्किक चिंतन करता है, मूर्त चिंतन करता है, गणितीय सबसे ज्यादा क्रियाएं करता है मूर्त अवस्था में। पियाजे संज्ञानात्मक विचार के अनुसार उन्होंने बताया कि विचार सबसे पहले आता है, भाषा बाद में आती है। पियाजे हमारे कहाँ के वैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। ठीक है, दिमाग में आपको इतना ही रखना है, इससे ज्यादा आपको नहीं रखना है। नेक्स्ट की बात करते हैं, बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व। दोस्तों आपसे निवेदन है कि एक बार आप शेयर कर देंगे जिससे सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। और सब्सक्राइब कर लें, अभी भी आपसे निवेदन है सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर परिवार की तरह आपको ट्रीट किया जाता है। क्लियर, दिमाग में रखना है। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका महत्व है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों के सामाजिक विकास में पूछे, जब भी संज्ञानात्मक विकास में पूछे तो विद्यालय एवं उसकी सभा की बात आती है। जब भी पूछे सामाजिक विकास की बात पूछे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, खेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि बच्चे का सामाजिक विकास, एक बच्चा इधर है, एक बच्चा इधर है, एक बच्चा इधर है, यानी कहीं ना कहीं ये बच्चा भी कहीं ना कहीं अपने घर से अपने विचार लेकर आया होगा, अभिव्यक्ति लेकर आया होगा, ये दोनों आपस में साझा करते हैं। तो कहीं ना कहीं सामाजिक विकास, सामाजिक विचार जो है अंतः क्रिया से आते हैं, समुदाय में आते हैं, समाज में रहकर आते हैं। तो बच्चों में कैसे होगा, खेल के माध्यम से होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब हम कोहल वर्ग को यहां पर पढ़ लेते हैं तुरंत से। कोहल वर्ग को थोड़ा सा मैं पूरा डिटेल में भी बताऊंगा, ठीक है, दिमाग में रखना है, अभी नहीं डिटेल में बताऊंगा। खैर यहां पर पहले क्वेश्चन करना है। हमने कहा पियाजे तो संज्ञानात्मक विकास से हो गए, लेकिन कोहल वर्ग कौन से हो गए। याद रखो मेरे भाई, कोहल वर्ग देख रहे हैं आप, इस कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास दिया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। का बच्चे का विकास, जब भी बच्चा पैदा होता है नैतिकता को लेकर नहीं पैदा होता है। बच्चा जब भी पैदा होता है तो हमेशा बिल्कुल पूरी तरीके से एकदम से कोरा कागज होता है, ठीक है। बच्चे पैदा होने के बाद ही उसमें नैतिकता, सामाजिकता आती है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के चरण में अगर हम बात करते हैं तो पियाजे, लेकिन नैतिक विकास के चरण में बात करते हैं तो नैतिक विकास। इन्होंने बात की है 3 चरण की बात की है और उनमें 2-2 अवस्थाएं बताई हैं, टोटल 6 पक्ष की बात करी है, ठीक है ना। खैर मैं उसको बता दूंगा पूरा। दोस्तों अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, हाँ, अगर आपसे पूछे कि नैतिक तर्कणा और नैतिक दुविधा के बारे में किसने सिद्धांत दिया, तो नैतिक तर्कणा और नैतिक दुविधा हमारा जो है दिया है, किसने दिया है, कोहल वर्ग ने दिया है। और नैतिक तर्कणा के अंतर्गत आता है, क्या आता है, सही गलत आता है, और नैतिक दुविधा के अंतर आता है सही सही गलत गलत। क्लियर, तो याद रखिएगा, जब भी एक शब्द की बात करें, सही सही निर्णय नहीं ले पाता है तो दुविधा होती है, और सही गलत या गलत सही की बात होती है तो दोस्तों नैतिक तर्कणा होती है, ठीक है, दिमाग में आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहां पर आपके सामने है कि किसके अनुसार अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्न वर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। याद रखो कि मैं अब बताने वाला हूं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात। याद रखो क्या बताने वाला हूं, इंपॉर्टेंट बात वो दिमाग में रखना है। जहां से क्वेश्चन एक का 100% ही फंस जाना है, 100% फंस जाना है। देखो बुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन है और यहां पर बोला है कि स्टर्न वर्ग ने कौन सा दिया था, यहां पर सामाजिक बात आती है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सामाजिकता आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। लेकिन एक यहां पर ब्रैकेट बनाता हूं मैं और इसमें एक आपको बस क्वेश्चन बताता हूं। आपसे पूछे कि बुद्धि से रिलेटेड में मुझे ध्यान में आ गया तो मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूं। आपसे पूछे कि बुद्धि के प्रतिपादक पूछ लेता है, डायरेक्ट आपसे क्या पूछता है कि तरल एवं ठोस बुद्धि के प्रतिपादक कौन है। तरल बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो आपका राइट आंसर होगा तरल बुद्धि का सिद्धांत दिया है कैटल महोदय ने। कैटल, आरवी कैटल इनका पूरा नाम है। कैटल महोदय ने तरल बुद्धि ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया। आपसे ये पूछे कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, बहुबुद्धि का, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है गार्डनर ने। किसने, गार्डनर ने दिया है, दिमाग में रखना है, गार्डनर महोदय ने दिया, हावर्ड गार्डनर इनका पूरा नाम था। आपसे तीसरा क्वेश्चन ये पूछे कि बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया है, संरचनात्मक सिद्धांत किसने दिया है, संरचनात्मक सिद्धांत किसने दिया है। तो जब भी संरचनात्मक सिद्धांत की बात करें तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने संरचनात्मक सिद्धांत या त्रिविमीय सिद्धांत या त्रियामी सिद्धांत कहा जाता है, इन्होंने ये दिया है।
आपसे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे कि बुद्धि का एक कारक, द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया, तो एक कारक सिद्धांत अगर बुद्धि का दिया है वो विनय महोदय ने दिया है, और द्विकारक सिद्धांत अगर दिया है और त्रिकारक सिद्धांत दिया है तो दोनों सिद्धांत दिए हैं स्पीयरमैन ने, ठीक है ना। ये बुद्धि से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो गए, और बहुकारक दिया था थॉर्नडाइक ने। तो दोस्तों कहाँ से क्वेश्चन जाएगा? अब बहुत अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ, बिल्कुल नया क्वेश्चन, इसको समझाने की कोशिश मैं करूँगा। ये शायद आपने आंसर भी इसका देख लिया। खैर देखिएगा, अगर हम बात करते हैं थ फ च ध्वनियाँ हैं, थ प च ध्वनियाँ जो हैं दोस्तों आपके, ये कौन सा चैप्टर है मनोविज्ञान में? ये चैप्टर है भाषा। ये भाषा जो चैप्टर है, ये भाषा एक शब्द बना है जो संस्कृत के भाष शब्द से बना है। किससे? संस्कृत के भाष शब्द से बना है, ठीक है। संस्कृत के भाष शब्द से बना है कौन सा? भाषा। इसका मतलब है कि बच्चा भाषा कैसे सीखता है? जैसे पैदा होता है, अपने घर में सीखता है, परिवार में सीखता है, लोगों के साथ में स्कूल में सीखता है, और सामाजिकता के अंतर्गत अंतःक्रिया करके सीखता है। उसी में पूछा है कि ये भाषा की ध्वनियाँ हैं, ये कैसी हैं? ये है दोस्तों स्वनिम। ये दोस्तों स्वनिम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन कल मैंने कराया था, आपसे यही क्वेश्चन पूछा था घुमा के। कहता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो याद रखिएगा, इससे छोटी इकाई कोई हो सकता है? इस वर्ड को आप तोड़ नहीं सकते, इससे छोटी इकाई नहीं होगी, इसलिए यही हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कि आपकी हिंदी व्याकरण में सबसे छोटा क्या है, तो आप कहते हो क्या? वर्ड होता है। और वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम कह देते हैं वर्णमाला, और वर्णों के समूह को कह देते हैं हम शब्द, और शब्दों के समूह से हम कह देते हैं कि ये वाक्य हो गया भैया मेरे। तो याद रखिएगा कि ये शब्द से छोटा नहीं हो सकता, इसलिए सबसे छोटी इकाई हमारी यही है, स्वनिम है, और इसको हम भाषा के रूप में जानते हैं। भाष हमारा एक संस्कृत शब्द है जिसमें बना है, ठीक है ना, दिमाग में आपको रखना है। नेक्स्ट है, देखिएगा, अगर हम बात करते हैं क्या हुआ कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यय से होती है। बताओ क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब बफरिंग नहीं होगी, परेशान मत हो, बफरिंग नहीं होगी। बहुत बढ़िया। बालकों की सोच अमूर्त की अपेक्षा मूर्त चिंतन पर होती है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्या हो जाएगा राइट आंसर? 7 से 12 वर्ष, 12 से वयस्क तक, या फिर 2 से 7 वर्ष, या जन्म से 2 वर्ष तक? बताओ। तो देखिएगा, मूर्त की बात करी है, मूर्त की कहीं ना कहीं हमें पता है कि पियाजे के अनुसार मूर्त अवस्था हमारी 7 से 12 वर्ष तक जाती थी, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि अमूर्त की अपेक्षा बोला है मूर्त में, अमूर्त की अपेक्षा बोला है मूर्त में, तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा, 1 राइट आंसर हो जाएगा, दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। 1 हो जाएगा, यानी 7 से 12 वर्ष। नेक्स्ट है, मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का, वंशानुक्रम एवं वातावरण का। मैंने कहा आपसे मेरे भाई कि सामाजिक की बात करें, वंशानुक्रम की बात करें, वातावरण की बात करें, जिसमें दोनों ऑप्शन हैं आपके, तो वो हो जाएंगे आपके क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी वंशानुक्रम एवं वातावरण के। वंशानुक्रम एवं वातावरण हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैंने बात करा है किन दोनों का परिणाम है, यानी अभिभावक अध्यापक का कोई परिणाम नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं मानव विकास में सबसे इंपॉर्टेंट वंशानुक्रम वातावरण है, लेकिन अगर इनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट अगर पूछ लेता तो वंशानुक्रम हमारा ना के बराबर होता, वातावरण का सबसे ज्यादा योगदान होता है। किसका होता है? वातावरण का सबसे ज्यादा योगदान होता है। नेट प्रॉब्लम नहीं है सर, अपना एकदम से बफरिंग चेक करिए, अपना एकदम से आप बफरिंग चेक करो, ठीक है, बिंदास। मैं देख लेता हूं, एक बार चेक कर लेता हूं, परेशान मत होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक करिएगा आप। हाँ अब सही है ना? बिल्कुल। अब एक बार बता दीजिएगा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। निम्न में से कौन से पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? यह बताना है। निर्धारक तत्व नहीं है पियाजे के अनुसार, तो पियाजे ने कभी ये नहीं कहा है कि बच्चे का विकास समाज में रहकर होता है, तो बच्चे का विकास हमेशा समाज संचरण ही नहीं हो जाएगा, इसलिए तत्व क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अब सही है ना? बिल्कुल नेट अब सही है, जी हाँ बिल्कुल सही है, इसलिए परेशान मत होना।
ठीक है, सामाजिक संचरण हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पियाजे ने हमेशा बात करी है बच्चा जैसे जैसे अवस्था के अनुसार बढ़ता है, बच्चा जैसे जैसे अवस्था के अनुसार बढ़ता है वैसे वैसे उसकी एज के हिसाब से ही क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे उसका डेवलपमेंट बढ़ता है। जो बच्चा पियाजे के अनुसार बात करता है वो डेवलपमेंट की बात करता है, यानी संज्ञानात्मक विकास की बात करता है। ठीक है, तो दिमाग में क्या होना चाहिए, सामाजिकता का विकास हमेशा रहता है वाइगोस्की के चरण में। वाइगोस्की हमारे रशियन वैज्ञानिक हैं और पियाजे हमारे हैं स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। बताओ क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, अगर हम बात करें कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं, हाँ पूरे मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं आपको, अब मैं दे देता हूं। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों और रिक्तियों की प्रति सजगता विशेषता है। तो यार ये कैसी विशेषता हो सकती है? समस्या के अर्थ को जानना उसकी योग्यता की बात कर रहा है, वातावरण के दोषों, कमियों की, रिक्तियों के प्रति सजगता भी है, यानी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है, टैलेंटेड की बात करिए। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ए इज राइट आंसर हो जाएगा कि सी इज राइट आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करें, ए होगा कि सी होगा? तो याद रखिएगा ए हो जाएगा। प्रतिभाशाली, यहां पर सृजनशील बालक की बात नहीं करी है, यहां पर ऑप्शन थोड़ा सा गलत लिखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, यहां पर देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन मैंने बनाया यहां पर। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है और वैसे बल्लेबाजी कौशल को प्रभावित नहीं करता, यानी वो क्रिकेट का खिलाड़ी है, वो गेंदबाजी भी कर लेता है और बच्चा वो जो है ना क्रिकेटर, वो क्या करता है, वो बल्लेबाजी भी कर लेता है, लेकिन उसके कौशल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बताना है कि क्या हो जाएगा। अधिगम अंतरण की बात कर रहा है मेरे भाई, अधिगम अंतरण की बात कर रहा है। बताओ सर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बताओ। बहुत बढ़िया, एकदम से मस्त है, मस्त क्वेश्चन है। देखिएगा अगर हम बात करते हैं अधिगम के शून्य प्रतिरक्षी प्रशिक्षण के अंतरण की बात करेगा, कौन सा? शून्य की बात करेगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? यही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का पूरा डिटेल। इस क्वेश्चन से कैसे क्वेश्चन आते हैं सुनिएगा। इसमें अधिगम स्थानांतरण की बात कर रहा है। ये अधिगम स्थानांतरण में अगर कोई के दूसरे काम करते हो, अगर एक काम कर लेते हो तो दूसरे काम पर अगर कोई सीख जाते हो, प्रभाव नहीं पड़ता है, तो दोस्तों वो हमारा शून्य पड़ेगा। लेकिन इसमें दो और होते हैं, एक होता है सकारात्मक अधिगम, एक होता है नकारात्मक अधिगम और एक होता है शून्य अधिगम। तो शून्य अधिगम को पता है कि एक का काम दूसरे पर प्रभाव न डाले तो शून्य। लेकिन सकारात्मक में क्या है कि अगर आपसे यही क्वेश्चन अगर ना होता, इसकी जगह ये क्वेश्चन लिखा होता कि कोई व्यक्ति साइकिल के बाद मोटरसाइकिल सीख जाता है, कोई व्यक्ति साइकिल के बाद मोटरसाइकिल सीख जाता है, तो वो कौन सा अधिगम होता? तो वहां पर क्या हो जाता हमारा? वहां पर हो जाता सकारात्मक अधिगम या विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण। ठीक है ना, कोई साइकिल के बाद अगर मोटरसाइकिल सीख जाता है तो हमारा सकारात्मक हो जाता। और नकारात्मक में अगर क्या आ जाता, कोई हिंदी के लिंग अगर पढ़ता है और उसमें संस्कृत के लिंग अगर पढ़ता है, तो दोस्तों दोनों में भिन्न है, तो इसलिए वहां पर वो प्रॉब्लम समस्या आ जाएगी। हिंदी और इंग्लिश में लिंग पढ़ते समय, संस्कृत में लिंग पढ़ते समय वहां पर 2 और 3 का फर्क आ जाता है। इसलिए आप कहोगे कि ये पढ़े या वो पढ़े, आप कहोगे ये पढ़े या वो पढ़े, तो इसलिए नकारात्मक अधिगम हो जाएगा। और शून्य अधिगम में वो होता है जहां पर कोई भी प्रभाव नहीं दूसरे काम पर पड़ता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके द्वारा किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें कि गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान में किया है, आपको बताना है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सृजनात्मकता हो जाएगा। क्या? सृजनात्मकता हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, जो सही हो जाएगा। अभिसारी चिंतन की बात करिए मेरे भाई, जब भी अभिसारी चिंतन की बात करें तो सृजनात्मकता। कुल बच्चे यहां पर ए लगाएंगे। ए क्यों लगाएंगे? क्योंकि उनको पता है कि गिलफोर्ड ने संरचनात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया था, बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत दिया था, इसलिए वो ए लगाएंगे। सुनिए मेरे भाई, अभिसारी चिंतन की बात आती है तो दोस्तों सृजनात्मकता लग जाएगा। जब भी हम पूछे कि बुद्धि के मामले में गिलफोर्ड ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो आपको त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का गिलफोर्ड ने दिया था। अब हम बात करें कि संरचनात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो भी हमारा गिलफोर्ड ने दिया था। ठीक है, दिमाग में आपको रखना है। नेक्स्ट है कि व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की कैसी भूमिका होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतना टॉपेस्ट क्वेश्चन है कि गजब का, मजा आ जाएगा। जी हाँ, जो अगर हम बात करते हैं यहां पर देखिएगा, नाम मात्र की भूमिका है,
महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वनीय भूमिका है। देखो अगर हम बात करते हैं कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो कहीं ना कहीं वंशानुक्रम से होता है और कहीं ना कहीं एक में होता है वातावरण, कहीं ना कहीं एक में होता है वातावरण और एक कहीं ना कहीं वंशानुक्रम में होता है। तो जब भी वंशानुक्रम की बात आती है, वातावरण की बात आती है, दोनों से डेवलपमेंट होता है। लेकिन इसमें पूछा है कि वंशानुक्रम की क्या क्या भूमिका होती है, तो वंशानुक्रम की क्या होती है, नाम मात्र की भूमिका होती है, महत्वपूर्ण उसमें नहीं लगाएंगे। हमने 50 बार आपको कहा है कि वंशानुक्रम केवल बहुत थोड़ा उसमें अंतर होता है, बहुत थोड़ा उसमें जो है भूमिका निभाता है। और वातावरण का बच्चे का विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 90% से भी ज्यादा जो है वातावरण भूमिका निभाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, दिमाग में आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहां पर जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां से देखिएगा, यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है, यहां से क्वेश्चन बनेगा और इसको थोड़ा सा जो है मैं डीप में पढ़ाने वाला हूं, इसको मैं डीप में पढ़ाने वाला हूं। और यहां पर डीप में पढ़ाने से पहले मैं बता देता हूं कि अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किया है भैया सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए यहां पर चिल्लाने के साथ साथ मैं बना हुआ हूं। अगर हम बात करते हैं जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, तो दोस्तों वो इड कहलाते हैं। इड, इदम, इदम की बात करते हैं दोस्तों, इदम की बात करते हैं। देखिएगा अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन से, इदम, इदम, अहम, परम अहम, इन क्वेश्चंस की व्याख्या किसने की है, तो आप कहोगे सर सिगमंड फ्रायड ने दी है, सिगमंड फ्रायड ने दी है। ठीक है ना, सिगमंड फ्रायड ने दी। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए क्या, कि यहां पर अगर हम बात करें, क्या क्या बात करें, दिमाग में रखना है, फ्रायड ने दी है। इड में क्या होता है कि बच्चे में क्या होता है, इच्छाओं की संतुष्टि की बात होता है, लेकिन वो हो नहीं पाता है। अगर अब हम बात करते हैं ईगो में, ईगो आ जाता है अहम। अहम में क्या होता है कि जब लड़का सोचता है कि वह जगह उपयुक्त नहीं है, यानी वो चीज नहीं है, ठीक है ना, तो ये सब हमारा वातावरण से समझौता करता है, समझौता की बात आ जाती है, वो ईगो में आ जाता है। खैर मैंने इस पर एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बनाई है, पूरी वीडियो अगर देख लेंगे मजा आ जाएगा, पूरी ट्रिकी वीडियो है। सुपर ईगो में क्या होता है, सुपर ईगो में आप जानते हो ये किशोरावस्था से रिलेटेड होता है, तार्किक चिंतन करता है, अंत में वो सोचता है कि किसी प्रकार पर यहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल सही भी हो सकती हैं, फिर वो अपना जो गंदा विचार होता है उसको त्याग देता है, यानी सुपर ईगो हो जाता है। यानी हमने पूरा यहाँ पर ट्रिकी वेस्ट पर ये वीडियो बनाई है, 5 से 7 मिनट की वीडियो है, देख लेना। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं कि बालक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। बच्चे के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करें कि सबसे इंपॉर्टेंट कारक क्या है। देखिएगा अगर हम जातिवाद की बात करते हैं तो ये नकारात्मक है, अनुवांशिकता की बात करते हैं, वातावरण की बात करते हैं, विद्यालय की बात करते हैं, तो याद रखिएगा मैंने अभी वातावरण की बात करी थी। वातावरण मैंने कहा अगर यहाँ पर वंशानुक्रम होता है, वातावरण होता है, तो सबसे महत्वपूर्ण अगर 2 कारक में से अगर पूछ दे तो सबसे महत्वपूर्ण मैंने कहा वातावरण होता है। वंशानुक्रम की भूमिका कितनी होती है, मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन कराया है, नाम मात्र की होती है। याद रखो जब क्वेश्चन के ऑप्शन में दोनों ऑप्शन होंगे तो दोनों को मार देंगे, लेकिन जब पूछे किसी एक कंडीशन दे दे कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, वातावरण इंपॉर्टेंट है या वंशानुक्रम इंपॉर्टेंट, तो याद रखिएगा वातावरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, वातावरण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले मैं बता देता हूं, अब यहां पर देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है ये, तब तक मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में दे देता हूं, तब तक ये क्वेश्चन करिएगा। आपसे अगर कहे, आपसे सर ये कहे, क्वेश्चन सुनना मेरी बात, मैं बार बार इनको बताता हूं, मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि आपसे पूछे कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तब तक आप ये करिएगा नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो आप कहोगे लॉरेंस कोहलबर्ग ने। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछे कि अगर आपसे पूछे कि संज्ञानात्मक विकास किसने दिया, तो आप कहोगे संज्ञानात्मक विकास दिया है पियाजे ने। आपसे कहे कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, आप कहोगे थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक को प्रथम मनोवैज्ञानिक शैक्षिक सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने सबसे पहले क्या दिए थे, सीखने के सिद्धांत दिए थे। ठीक है ना, सीखने के सिद्धांत सबसे पहले दिए थे, किसने दिए थे, सबसे पहले सीखने के सिद्धांत दिए थे आपके थॉर्नडाइक ने। ठीक है, दिमाग में आपको रखना है, सबसे पहले सीखने के सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिए थे और प्रथम मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगता है, तो बाह्य परिवर्तन होता है ऑप्शन नंबर सी में। याद रखिएगा सी में होता है, किशोरावस्था में होता है, जिसकी एज होती है आपकी, जिसकी एज होती है 13 से 18 वर्ष होती है। ठीक है ना, 13 से 18 वर्ष होती है। इसी अवस्था को कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी अवस्था को कहते हैं सक्रिय सदस्यों वाली एज। सक्रिय सदस्य इसमें ही बनते हैं, सक्रिय मित्र इसमें ही बनते हैं। प्रौढ़ावस्था की जो एज होती है वो 18 से 60 वर्ष होती है। किशोरावस्था की मैंने बताया 13 से क्या होती है, 18 वर्ष होती है। बाल्यावस्था की 5 से 12 वर्ष होती है। इसको कहते हैं गैंग एज, गंदी अवस्था, स्फूर्ति की अवस्था। ठीक है ना, इसको
अनुकरण की अवस्था कहते हैं, इसको ही कहते हैं जीवन का आदर्श काल कहते हैं, ठीक है ना, सीखने का आदर्श काल कहते हैं। शैशवावस्था की जो एज होती है 0 से 5 वर्ष होती है, ठीक है, दिमाग में आपको ये भी रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, किशोरावस्था हो जाएगा। टॉपेस्ट क्वेश्चन है, अवस्था से कोई भी क्वेश्चन जिंदगी में गलत नहीं होगा, 100% लिख के रख लो। इतनी बार आपके दिमाग में हमने डाल दिया है, कभी भी गलत नहीं होगा, और 100% पूरी तरीके से अभी हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड कराएंगे। बात करते हैं भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम किसका है। भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम क्या है, तब तक हम आपको एक्स्ट्रा पॉइंट इस मेथड पर देते हैं। आंसर सबसे पहले दीजिएगा। आपसे पूछे, अधिक जानकारी दे रहा हूं, आपसे पूछे मॉन्टेसरी पद्धति के जनक कौन है, आप कहोगे मारिया मॉन्टेसरी। आपसे पूछे किंडरगार्टन के कौन है, तो आप कहोगे फ्रॉवेल है। किंडरगार्टन के कौन है, फ्रॉवेल है। आप कहोगे प्रोजेक्ट विधि के कौन जनक हैं, आप कहोगे प्रोजेक्ट विधि के हमारे कौन है, किलपैट्रिक है, ठीक है, कौन है सर, किलपैट्रिक हो जाएंगे। आपसे पूछे सर क्या, आपसे पूछे कि डाल्टन विधि के कौन है, तो डाल्टन विधि के हैं हमारे हेलन पार्कहर्स्ट। आगमन और निगमन पूछे तो दोनों अरस्तु हो जाएंगे, और अगर डेक्रोली विधि के पूछ ले जनक तो डेक्रोली ही रहेंगे, ठीक है, दिमाग में आपको रखना है। अब हम क्वेश्चन के आंसर पर जाते हैं। भाषा विकास के क्रम में अंतिम चरण क्या है, तो भाषा की भैया पूर्णावस्था हो जाएगी। जब पूर्ण काम हो जाएगा तो हमारा पूर्णावस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका राइट हो जाएगा, कोई भी यहाँ पर रुकावट के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं। अब हम यहाँ पर, तब तक आप क्वेश्चन करिए, तब तक मैं आपको यहाँ पर डिटेल दे देता हूँ। नेक्स्ट डिटेल है कि मांग का सिद्धांत किसने दिया, आप कहोगे सर मैस्लो ने दिया। मांग का सिद्धांत मैस्लो ने दिया। पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया, मैस्लो ने दिया। आपसे कहोगे कि यहाँ पर आप क्या कहोगे, सर ट्रायंगल का सिद्धांत किसने दिया, आप कहोगे सर ट्रायंगल का सिद्धांत किसने दिया, जिनमें 5 नियम बताए हैं वो भी हमारा किसने दिया, अब्राहम मैस्लो ने दिया है, ठीक है ना, अब्राहम मैस्लो ने दिया। नेक्स्ट आपका ये है कि ये किसने कहा था कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। ये किसने कहा था, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, जॉन डीवी ने कहा था। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, जॉन डीवी ने कहा था, ठीक है, दिमाग में आपको रखना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पर यह है कि भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से, अक्षर ज्ञान, सुनकर भाषा को समझना, ये सभी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, कोई भी यहाँ पर संशय नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है कि विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है, बहुत तेजी से मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पर, बहुत बढ़िया। दोस्तों अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप यहाँ पर करिएगा, और तब तक मैं बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ यहाँ पर नेक्स्ट जानकारी मैं बता देता हूँ, सुनिएगा। नेक्स्ट जानकारी अगर मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा दिमाग में रखना है। क्या रखना है कि यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा रखते हैं कि आईवीटी परीक्षण किसने किया, आप कहोगे हरमन रोल्सन ने। इंक ब्लॉक टेस्ट, ठीक है ना, ये व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधियां हैं। एससीटी परीक्षण किसने किया, एससीटी किया है आपका पाइनर ने, ठीक है ना, जी हाँ। तो इंक ब्लॉक टेस्ट हो गया, ये सेंटेंस करेक्ट टेस्ट हो गया, ये व्यक्तित्व के प्रक्षेपी विधियों में आती है। इसके अलावा जो है अगर मैं कह दूं कि सीएटी विधि का परीक्षण और टीएटी की विधि का परीक्षण किसने किया, ये व्यक्तित्व की परीक्षण विधियां हैं। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, इसको कहते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इसको किया था मुर्रे एवं मॉर्गन ने। सीएटी का है चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट, ठीक है ना, इसका किया था लियोपोल्ड बैलक ने, ठीक है, दिमाग में आपको रखना है। 16 पीएफ के बारे में आता है तो फ्राइड को जनक माना जाता है। 16 पीएफ के बारे में फ्राइड को जनक माना जाता है। अब हम आंसर की बात करते हैं। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का यहाँ पर जनक किसको कहा जाता है, जीन पियाजे को कहा जाता है। बिल्कुल सर, यहाँ पर जीन पियाजे की बात आती है, बाल विकास के माध्यम से विकासात्मक की बात होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट हो जाएगा। सभी भेड़ की चाल चल लो मेरे भाई, ठीक है ना, कुछ बच्चे यहाँ पर सी आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, जीन पियाजे को मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, यहाँ कहाँ पर, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक के रूप में, ठीक है। संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण कौन सा है, तब तक करिएगा, मैं तब तक आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूँ। अच्छा लग रहा हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना, बहुत गजब का यहाँ पर आपके लिए नॉलेज में दे रहा हूँ, ठीक है, दिमाग में आपको रखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या नॉलेज हो सकती है आपके लिए। अगर मैं पूछूं कि अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषण सिद्धांत कौन है, तो दोस्तों है फ्राइड, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि अभिप्रेरणा का मांग का सिद्धांत किसने दिया, मैंने कहा मैस्लो। अभिप्रेरणा लग जाए तो भी आपका आंसर नहीं बदलेगा। अगर मैं यही कह दूं कि अभिप्रेरणा का प्रत्याशा का सिद्धांत किसने दिया, प्रत्याशा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्याशा, तो विक्टर ब्रूम ने दिया था, ठीक है ना, किसने दिया था, विक्टर ब्रूम ने अभिप्रेरणा के प्रत्याशा के सिद्धांत को दिया, दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। वीडियो रुकी नहीं है, मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या होता है, संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण कौन है, तो यहाँ पर देखिएगा झगड़ालू हो जाएगा या विनोदी हो जाएगा, बताओ सर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा समायोजित हो जाएगा, लक्षण है पूछा है, समायोजित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। नहीं होता तो हमारे ये सारे आंसर हो जाते हैं। यहाँ पर लक्षण है पूछा, स्थिरता का लक्षण, स्थिरता पूछा है, वर्ड है एक स्थिरता, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया। दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा कि संवेग का अर्थ क्या होता है, तब तक मैं इस बॉक्स में एक्स्ट्रा नॉलेज आपके दिमाग में फिट करता हूं। अच्छा लग रहा हो तो एक बार सपोर्ट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे 2 नियम, एक था मुख्य नियम, एक था मुख्य नियम, ठीक है, एक था सर मुख्य नियम और दूसरा था हमारा गौण नियम। मुख्य नियम में कितने थे नियम? 3 नियम थे। कौन कौन सा? मुख्य नियम में कितने थे? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। गौण नियम में कितने थे? 5 थे, बहुप्रतिक्रिया का, मनोवृत्ति का, आंशिक क्रिया का और आत्मीकरण और संबंधित प्रतिवर्तन का। यानी आपको दिमाग में रखना है कि थॉर्नडाइक प्रथम मनोवैज्ञानिक शैक्षिक है, ठीक है ना। 1913 में इन्होंने एक बुक लिखी थी शिक्षा मनोविज्ञान, दिमाग में रखना है थॉर्नडाइक ने। अब हम बात करते हैं थॉर्नडाइक ने कितनी बुद्धि के प्रकार बताए थे? 3 बताए थे। थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार बताए थे, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, ये भी दिमाग में रखना है। अब हम बात करते हैं यहां पर अगर हम बात करें क्वेश्चन की पहले बात कर लो। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उत्तेजना या भाव में उथल पुथल जो होता है हमारे अंदर, वही होता है दोस्तों संवेग में उथल पुथल, ठीक है। दिमाग में आपको ये रखना है, दिमाग में क्या रखना है? संवेग में जो उथल पुथल होती है दोस्तों, वही रखना है आपको। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये है, लैमार्क ने अध्ययन किया था। लैमार्क ने अध्ययन किया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लैमार्क ने अध्ययन किया था स्कूल का, वातावरण का, समाज का, वंशानुक्रम का। मैंने कहा वंशानुक्रम से जो भी क्वेश्चन आता है वो मेंडल के साथ चला जाता है। वंशानुक्रम वो होता है जो अपने दादा परदादा से लेकर आए, अपने गुण, सामाजिक मानसिक गुण अपने अंदर लेकर आए हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, तब तक बॉक्स में इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन और बताएंगे। 2 क्वेश्चन बताएंगे कि क्या बताएंगे? सुनना मेरी बात। यह किसने कहा था कि व्यक्तित्व वातावरण के साथ, यह किसने कहा था कि व्यक्तित्व वातावरण के साथ उसका अनूठा समायोजन है? ये कहा था हमारे, किसने कहा था? ये कहा था हमारे गिलफोर्ड ने, ठीक है, गिलफोर्ड ने कहा था, ये भी दिमाग में रखना है। और व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, ये किसने कहा था? ये भी कहा था गिलफोर्ड ने। अब हम क्वेश्चन के बारे में आते हैं। तो लैमार्क ने वातावरण के बारे में किया था या वंशानुक्रम के बारे में? तो दिमाग में रखना वंशानुक्रम के बारे में किया था। दिमाग में रखना क्या? वंशानुक्रम के बारे में रखना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। वंशानुक्रम वातावरण के बाद में किया था, ठीक है, वातावरण के बारे में बाद में किया था, ये भी रखना है। डार्विन आपके क्या जानते हैं? देखिएगा, लैमार्क क्या होता है? लैमार्क के बारे में हम जब भी पढ़ते हैं तो उन्होंने जिराफ के ऊपर किया था कि यहाँ पर अगर हम जिराफ की बात करते हैं तो बोले कि अगर ज्यादा अंगों का प्रयोग होता है तो वो क्या होते हैं? उनके अंग विकसित होते हैं। अगर कम अंगों का प्रयोग होता है तो वो शरीर से लुप्त हो जाते हैं। जैसे मनुष्य की पूंछ, जैसे जिराफ की गर्दन, जिराफ ने अपना अंग का ज्यादा यूज किया तो जिराफ की गर्दन में चेंजमेंट हुआ, ठीक है ना, बढ़ गई। तो यहां पर आपको दिमाग में रखना है वंशानुक्रम से रिलेट होगा, ठीक है ना। इन्होंने कहा था, आपके बीएड और बीटीसी परीक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, खूब पढ़ा होगा, अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। कोई बात नहीं अनुराग जी, जाइएगा, ठीक है। देखो, अगर हम बात करते हैं बालक के सामाजिक का प्रथम जो है यहां पर क्या हो जाएगा बताओ? जल्दी से कमेंट करेंगे। साथ ही साथ मैं देख लेता हूं नेट कनेक्शन कैसा है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बालक के सामाजिकरण का प्रथम घटक क्या है? परिवार है, विद्यालय है, राजनीतिक दल है या क्रीड़ा स्थल है? तो दिमाग में रखिएगा, परिवार हमारा हो जाएगा प्राथमिक सामाजिकरण। इससे 2 क्वेश्चन आते हैं। बच्चे का प्रथम पाठशाला कौन सा है? बच्चे का प्रथम पाठशाला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा परिवार। दूसरा क्वेश्चन ये है कि बच्चे का प्रथम गुरु कौन सा है? तो गुरु हमारा हो जाएगा, बच्चे का प्रथम गुरु हो जाएगा माँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से अवांछनीय संवेग है। अवांछनीय संवेग पूछा है, प्रेम है, दगा है, घृणा है, आश्चर्य है। याद रखिएगा, यहां पर अवांछनीय यहां पर पूछा है, अवांछनीय पूछा है, ठीक है। दिमाग में आपको यह भी रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखिएगा, अवांछनीय में आता है मतलब कहीं ना कहीं नकारात्मक की बात करिए। प्रेम तो सही है आपका और आश्चर्य भी सही है, लेकिन घृणा और दगा में से हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि घृणा और प्रेम और आश्चर्य तो कहीं ना कहीं तीनों चीजें आ जाती हैं, इसलिए दगा आपका अवांछनीय संवेग है। अवांछनीय संवेग से रिलेट नहीं करता है। यहाँ पर संवेग के बारे में, मूल प्रवृत्ति के बारे में टोटल कितने नंबर ऑफ टोटल जो है मूल प्रवृत्ति के बारे में बताया है? मूल प्रवृत्ति के बारे में टोटल नंबर ऑफ कितना बताया है? टोटल बताया है सर 14 मूल प्रवृत्ति के बारे में बताया है, ठीक है, 14 मूल प्रवृत्ति के बारे में बताया है। लेकिन मूल प्रवृत्ति का जनक पूछे तो भैया क्या लगाओगे? मूल प्रवृत्ति के जनक अगर पूछे तो आप क्या लगाओगे बताओ? जल्दी से कमेंट करो कि मूल प्रवृत्ति के जनक कौन है। मूल प्रवृत्ति के जनक है हमारे विलियम मैकडूगल हैं।
आपसे पूछे कि संज्ञानात्मक विकास के जनक कौन है तो कहोगे आप पियाजे हैं, लेकिन आप कहोगे संवेगात्मक विकास के जनक कौन है तो सर आप कहोगे क्या कहोगे सर, तब आप कहोगे सर विलियम मैकडूगल है। तो दोनों में फर्क जानने की कोशिश करो। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध है दोस्तों, अगर अभी तक आप नए हैं तो आपसे निवेदन है मेरा, अपने परिवार यहाँ पर बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आपके लिए तत्परता से जुड़े हुए हैं, परेशान मत होना, क्योंकि अगर आज हम मेहनत कर लेंगे, आज अगर आप मेहनत कर लोगे, क्योंकि हम ये अपना श्रेय कभी नहीं लेंगे कि मैंने आपको सफल करा है मेरे भाई, यू आर अ ब्रिलियंट बॉय। क्लियर? यहाँ पर जितनी भी बहन जितने भी भाई हैं सभी यार बहुत ब्रिलियंट हो, क्यों ना उनकी मेहनत, आपकी मेहनत जो आपने बचपन से सीखा है, आपने जो जड़ मजबूत लेकर आए, कहीं ना कहीं वो आप काम आने वाली है। ठीक है ना? हम लोग कुछ नहीं यार करते हैं, हम लोग बस थोड़ा सा आपको थोड़ा सा चिंदी भर का, ठीक है ना, ज्ञान देते हैं, बस थोड़ा सा चिंदी भर का। नहीं तो आप तो पहले से बहुत ब्रिलियंट हो, आप गर्व से जन्म लिया है आपने, मनोवैज्ञानिक आपने खूब पढ़ी है यार, आप ना कहीं बहुत ब्रिलियंट हो। कभी अपने अंदर हीन भावना मत लाना, ठीक है, कि हम उससे कमज़ोर हैं, इससे कमज़ोर हैं। याद रखिएगा, सफलता होती है वो आपकी खुद की सफलता होती है। अपन लोग क्या करेंगे, हमने बोला इस पोस्टर में लगा दिया, उसको लगा दिया कि मैंने इतने बच्चे सफल किए, यार ये थोड़ी ना होता है। आज मैं दिन रात लगा रहा हूँ और मैं कहूँ कि मेरे बच्चे सेलेक्ट हुए, मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ हमारे जो दिल से लगे हुए थे वो हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं नहीं ये कह सकता कि मेरा पूरा श्रेय है। ठीक है, ये नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत की बात। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत की बात आती है डार्विन या रूसो। रूसो को जो देख रहे हैं वो बिल्कुल नहीं है जो बच्चे रूसो मारे, डार्विन हो जाएगा प्राकृतिक चयन से। मैंने कहा कि डार्विन हो जाएगा, लैमार्क डार्विन आपने खूब अपने एग्जाम्स में पढ़ा होगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। अब शिक्षा हो गई है, अब शिक्षा कैसी हो गई ये आपको बताना है। अब शिक्षा कैसी हो गई है, बताओ सर, अब शिक्षा कैसी हो गई है ये आपको बताना है। नॉर्मल सी बात है कि अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चंस पर बात करें कि क्या हो सकती है, तो आप कहोगे सर बाल केंद्रित शिक्षा हो गई है। शिक्षा अब बाल केंद्रित हो चुकी है, बच्चों के विचार, बच्चों की अभिव्यक्ति को आप कक्षा के अनुसार जोड़िएगा, बच्चों के वातावरण के साथ, विद्यालयी शिक्षा के साथ, बाहरी वातावरण के साथ जोड़िएगा, यही हो गई है बाल केंद्रित शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। बहुत अच्छे, सभी बच्चों ने आंसर सही दिया है। मैं देख रहा हूं दूसरी डिवाइस में कितने बच्चे आंसर सही कर रहे हैं। तब तक ये क्वेश्चन करेगा और मैं यहां पर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूं। अगर हम बात करें कि मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है, कौन सी, आगमन और निगमन विधि से आपका एक क्वेश्चन आएगा। आगमन और निगमन विधि से आपका एक क्वेश्चन आएगा। सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, बस मेरी बात ध्यान से सुनना, तब तक क्वेश्चन करो और मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ क्या कि देखो, सबसे पहले ये पूछता है कि ये बता दीजिएगा कौन सी विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। तो दोस्तों आगमन विधि हमेशा विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है, और सामान्य से जो विशिष्ट की ओर चलती है वो चलती है हमारी निगमन विधि। ठीक है, आगमन विधि ये कहती है कि सबसे पहले बच्चे को क्या दो, सबसे पहले जो है उदाहरण दो और फिर उसकी जो है नियम लिखवाओ। लेकिन निगमन विधि कहती है पहले नियम फिर उदाहरण। ठीक है, दिमाग में आपको रखना है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या पूछता है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर आगमन विधि जाती है और निगमन विधि में सूक्ष्म से स्थूल की ओर। दिमाग में ये भी रखना है। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। ये एक्स्ट्रा नॉलेज हो गई। पैतृक गुणों का हस्तांतरण किस पर है, किया जाता है, तो ये दोस्तों आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे क्या बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, कुछ बच्चों का बी आ रहा है। बताओ सर क्या हो जाएगा राइट आंसर, बताओ। तो दोस्तों यहां पर जो मेंडल हो जाएगा ना, ये मेंडल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। पैतृक गुणों का हस्तांतरण जो होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी मेंडल ने पौधों पर प्रयोग किया था। किसके पौधों पर प्रयोग किया था, मटर के पौधों पर प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। ये भी दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, ये भी दिमाग में आपको रखना है। बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको दिमाग में रखना है, मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। अगर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तब तक हम यहां पर एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे देते हैं। क्या दे देते हैं, सुनना क्या दे देते हैं, एक सुनना। कोहलर के बारे में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया, कोहलर ने दिया। अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया, कोहलर ने दिया। कोहलर कौन से है, गेस्टाल्टवादी है। गेस्टाल्टवादी के अतिरिक्त जो है मैं बता देता हूं, कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। किस पर, चिंपैंजी पर। और वो चिंपैंजी था कौन सर, वो चिंपैंजी था हमारा सुल्तान। कितने चिंपैंजी थे अगर पूछता, 6 चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। कितने प्रयोग किए थे, 2 प्रयोग किए थे। ठीक है, कितने प्रयोग किए थे, 2 प्रयोग किए थे। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है और कुछ नहीं आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन की बात कर लो पहले कि बीपी सिंह का, हर्बर्ट स्पेंसर का, क्रो मैग्नन का या फिर गैसल का। तो यार गैसल का हो जाएगा क्या, बताओ सर, गैसल का हो जाएगा। तो यार गैसल का तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, गैसल का नहीं हो सकता है।
बताओ। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बहुत बच्चे आंसर कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि बी दे रहे हैं, सी दे रहे हैं, ठीक है। क्रोगमैन का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसको स्क्रीनशॉट में आप समाहित कर लीजिए अपनी यहां पर डिटेल में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं दोस्तों यहां पर निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक नहीं है। देखिएगा, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि क्रोगमैन है, सोरेंसर है, हॉरलॉक है या फिर सुकरात है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ बताओ क्या हो जाएगा राइट आंसर। तब तक मैं आंसर देखता हूं कि कितने बच्चों ने आंसर दिया है। हाँ, नॉर्मल सी बात है कि मनोवैज्ञानिक जो नहीं है वो हमारे हैं सुकरात महोदय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बिल्कुल सही दे रहे हैं कुछ बच्चे। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट आंसर की कि निम्न में से कौन सा मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे अधिक प्रभावित करता है, सबसे अधिक प्रभावित करता है, बताओ। हाँ, बैकग्राउंड की आवाज़ थोड़ी आ रही है, पास में ही रोड है ना, ठीक है ना, तो आ सकती है। क्लियर शालिनी जी, बाहर बैकग्राउंड में आवाज़ इसलिए आ रही है, थोड़ा सा बहुत सारे बाहर निकलते हैं, काफ़ी लोग हैं, ठीक है, सराउंडिंग तो है ही। देखिए, अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा पूछे तो वंश परंपरा वातावरण की बात आती है, वांशिक यानी वंशानुक्रम की बात आती है, तो दोनों चीज़ें एक ही है, यानी उक्त दोनों हो जाएंगे। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने कहा अगर इनमें से अगर सबसे बेस्ट पूछता तो आपका वातावरण हो जाता। अगर ये पूछा है कि सबसे अधिक प्रभावित करता है, तो अगर दोनों ऑप्शन उक्त दोनों दिए हैं तो हमारा मार देते सी ऑप्शन। लेकिन अगर कहते हैं कि वंश परंपरा यानी वंशानुक्रम इंपॉर्टेंट है बालक के विकास में, या फिर वातावरण है, तो आपका वहां पर वातावरण हो जाता। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बाल विकास का अर्थ क्या है। लो, अभी तक पूरा बाल विकास खत्म हो गया, मैंने यहां पर एक क्वेश्चन डाल दिया, बाल विकास का अर्थ क्या है। व्यवहार में परिवर्तन, बालक का गुणात्मक परिणात्मक परिवर्तन, या फिर बालक का गुणात्मक विकास या व्यक्तित्व में परिवर्तन। कुल मिलाकर आपको यह पता होना चाहिए कि सबसे पहले इस कोष्टक में यहां पर मैं अतिरिक्त नॉलेज दे रहा हूं, सुनना, इसी से जुड़ा हुआ है। पहले मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र का अंग माना जाता था, अब वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। सबसे पहले वुडवर्थ ने यह कहा था कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने मन का त्याग किया, फिर इसने चेतना का त्याग किया, अब इसे व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। ये किसने कहा है, ये कहा है आपके वुडवर्थ ने, ठीक है, दिमाग में आपको रखना है। लेकिन बाल विकास में कहीं ना कहीं स्थायी परिवर्तन की बात होती है, लेकिन स्थायी परिवर्तन से व्यवहार में परिवर्तन से भी अच्छा कोई आंसर है, बिल्कुल सर है, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। यानी बालक का गुणात्मक परिमाणात्मक जो परिवर्तन है वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा। जब भी जो बच्चे ए मार रहे हैं उनको सुनना, थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि जब भी हम बात करें यहां पर बाल विकास ना होता, यहां पर होता अधिगम क्या है, अधिगम क्या है, ठीक है, अधिगम क्या है सर, तो दिमाग में आपको रखना था कि अधिगम दोस्तों यहां पर अगर पूछता तो हमारा हो जाता यहां पर व्यवहार में परिवर्तन, अधिगम हो जाता। और कैसा परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन होता है तो ही दोस्तों होता है हमारा अधिगम, ठीक है, दिमाग में आपको यह भी रखना है। चलते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा। अधिगम का पुनरावृत्ति सिद्धांत किसने दिया है, यह बताना है दोस्तों। आप सभी से निवेदन है, देखिए आप तो पैसेंस होते हैं, आपने तो मन कर दिया कि हम चले जाएं, वीडियो को खत्म कर दिया, मन है तो पढ़ लेंगे, नहीं मन हो, हमें तो चिल्लाना ही है ना। तो दिमाग में जितनी भी चीज़ें होती हो सकती हैं सेट कर लीजिएगा। चीज़ें बहुत आसान तरीके से आपको यहाँ पर प्रोवाइड होती हैं। कोई भी बहन, कोई भी भाई यहाँ पर नया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, निवेदन है। लाइक और अनलाइक का सिलसिला जारी रहता है, कोई बात नहीं सर, क्योंकि पसंद नहीं आया तो आप अनलाइक करके चले जाते हो, बड़ा दुख होता है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर चीज़ें आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। अधिगम का पुनरावृत्ति सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप समझेंगे कि वाकई में कि ये क्वेश्चन हमारे लिए नया है। पुनरावृत्ति सिद्धांत किसने दिया था सर, आपको बिल्कुल पुनरावृत्ति सिद्धांत दिया पैट्रिक पावलोव ने। पावलोव को यहाँ पर अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। मैंने कहा पावलोव को कहाँ के वैज्ञानिक हैं, पावलोव है रशियन वैज्ञानिक हैं। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था, पावलोव ने पाचन तंत्र यानी कुत्ते पर प्रयोग किया था। पाचन तंत्र के कारण इन्हें 1904 में किस पर मिला था, नोबेल मिला था। इधर याद रखिएगा, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पूछे तो पावलोव ने दिया है, अधिगम का पुनरावृत्ति सिद्धांत पूछे पावलोव ने दिया है, अनुकूलित प्रतिक्रिया का सिद्धांत पूछे, ठीक है ना, तो भी हमारा पावलोव ने दिया है। शास्त्रीय अनुबंधन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पावलोव ने ही दिया है, अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है, इसलिए याद रखिएगा सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और यहाँ पर बात करते हैं बालक के खेल के विकास को प्रभावित करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बताओ, थोड़ा सा भी अगर अच्छा लग रहा हो मजा आ जाएगी ना। बस थोड़े बचे हैं सिया सिंह, थोड़े बचे हैं क्वेश्चन, बहुत थोड़े बचे हैं, ठीक है। तो देखिएगा, शारीरिक स्वास्थ्य, वातावरण, खाली समय, यानी सभी सकारात्मक आंसर, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल चिंता मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बस आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, 3 से 4 मिनट लूंगा, 3 से 4 मिनट, 3 से 4 मिनट लूंगा। हाँ, निम्न ग्रंथि को दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है। कौन सी ग्रंथि के कारण? मैंने कहा कि ऐसी कौन सी ग्रंथि होती है जिससे बच्चियां, जिससे बालिकाएं अपने पिता के प्रेम की तरफ होती हैं। तो दोस्तों आप जानते हो कि किससे? इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर निम्न ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है, तो ये होती है हमारी पीनियल ग्रंथि, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा, पीनियल ग्रंथि हो जाएगा, ठीक है, दिमाग में आपको रखना है। अगर अब हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से खेल आधारित विधि है, खेल आधारित विधि कौन सी है? आपको पता होना चाहिए कि खेल आधारित क्या समस्या समाधान हो सकती है, वाद विवाद हो सकती है, व्याख्यान हो सकती है। तो आप कहोगे नॉर्मल सी बात है कि किंडरगार्टन, और किंडरगार्टन किससे रिलेट करते हैं? किंडरगार्टन आपका रिलेट करेंगे किससे करेंगे? आपका रिलेट करेंगे हमारे फ्रोवेल से, ठीक है, फ्रोवेल से रिलेट करेंगे भैया जी, फ्रोवेल आप वहां से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है, दिमाग में आपको रखना है। बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का संबंध किससे है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत किससे संबंधित है? अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध किससे है? बुद्धि से है, स्मृति से है, खेल से है, पढ़ने से है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो नॉर्मल सी बात है कि आप क्या आंसर दोगे। बहुत सारे बच्चे क्या दे रहे हैं? डी दे रहे हैं आंसर, डी आंसर दे रहे हैं। क्या बच्चे यहां पर डी आंसर वाले सही हैं? बताएं सर, क्या डी आंसर वाले बच्चे सही हैं? बताओ, बच्चे यहां पर डी आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल डी आंसर नहीं है। जो बच्चे यहाँ पर सी वाला दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी खेल से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खेल वाले भी बहुत, अब खेल वाले बच्चे आंसर दे रहे हैं सही, बिल्कुल सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिक नहीं है। आपको पता है मेरे भाई, ये किसने कहा था कि जो शिक्षा है वो त्रिमुखी प्रक्रिया है? ये किसने कहा था शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है? ये कहा था हमारे जॉन डेवी ने कहा था। क्या बताओ सर? ये जॉन डेवी ने कहा था कि एक शिक्षा जो है एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये जॉन डेवी ने कहा था, ये दिमाग में रखना है। इसलिए वॉटसन आ जाते हैं। जेवी वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। हल को यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, हल को किसका कहा जाता है? बताओ, पुनर्वलन का जनक। स्किनर को क्रिया प्रसूत के लिए जाना जाता है, स्किनर ने रैट पर प्रयोग किया था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि मनोवैज्ञानिक हमारे जॉन डेवी में नहीं आते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब हम बात करते हैं स्किनर पर। स्किनर पर बात करते हैं। स्किनर आप जानते हो भाई मेरे, स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? स्किनर ने किया था सर चूहे पर प्रयोग, ठीक है ना। स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था और यहां पर 1938 में प्रयोग किया था। दिमाग में रखना है, किसने? स्किनर ने। आंसर तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है, 1938 में किया था। इन्होंने बताया था, और क्या बताया था? क्या बताया था सर? बताएं। 1938 में किया था, कबूतर पर भी प्रयोग किया था, ठीक है ना। यस आर थ्योरी भी इन्होंने दी थी, यस आर थ्योरी भी दी थी। थ्योरी को आरएस थ्योरी में इन्होंने बाद में चेंज कर दिया था। अब यहाँ पर आरएस थ्योरी को यहाँ पर अब लाया जाता है। तो पूछे आरएस थ्योरी किसने दी है? तो स्किनर ने दी है। स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था, साथ में कबूतर पर प्रयोग किया था। इनकी एक यहाँ पर पुस्तक भी है, ठीक है, पुस्तक भी है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म एक पुस्तक है, ये भी दिमाग में आपको रखना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की क्या बात करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि साइकोलॉजी ऑफ फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? बहुत अच्छी क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं कि द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो आपके अमेरिका के वैज्ञानिक हैं स्किनर, वो है, ठीक है ना। और आर थ्योरी के लिए जाने जाते हैं स्किनर के लिए, लेकिन इन्होंने बाद में एस आर थ्योरी को, एस आर बॉन्ड को आर एस थ्योरी में बदला था। लेकिन अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बताओ सर, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, कबूतर पर भी किया था नीलम शर्मा जी, नीलम यादव जी, कबूतर पर भी किया था इन्होंने 1938 में। लेकिन इनका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनका चूहा है, मुख्य चूहा है, और कबूतर कभी पूछेगा नहीं, ठीक है, दिमाग में आपको रखना है। क्वेश्चन का नेक्स्ट क्या हो जाएगा?
देखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत आंसर आने लगे हैं, स्टार्ट हो चुके हैं आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट के रूप में अपने को रखना है, ठीक है ना, आपको रखना है वॉटसन। वॉटसन आंसर हो जाएगा। जीवी वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। जीवी वॉटसन को व्यवहारवाद, सुनना मेरी बात, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर गलत करते हो आप लोग। व्यवहार शब्द की उत्पत्ति की बात करते हैं तो विलियम मैकडूगल ने दी थी, विलियम मैकडूगल ने दी थी। और व्यवहार शब्द के जनक कहा जाता है दोस्तों विलियम वॉटसन को कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी है। उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी है। उत्तर बाल्यावस्था में आत्मनिर्भर होना, मित्र मंडली या समूह का निर्माण, स्वतंत्र होना या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अगर हम बात करें उत्तर बाल्यावस्था की जो विशेषता है वो दोस्तों हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी तीनों ऑप्शन सकारात्मक में है, क्या हो जाएगा, तीनों ऑप्शन सकारात्मक में है, यानी 1 2 3 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। भाई नॉर्मल सी बात है कि शैशवावस्था सबसे पहली अवस्था है जिसको जन्म से हम कितना मानते हैं, जन्म से 5 वर्ष मानते हैं, बाल्यावस्था को 5 से 12 वर्ष मानते हैं, और किशोरावस्था को 13 से हम मानते हैं कितनी, 18 वर्ष मानते हैं। तो ये तीनों अवस्थाओं की पहले तो एज आपको जाननी है। इन तीनों अवस्थाओं में जो परिवर्तन होता है वो अवस्था के रूप में बताया था हमारे पियाजी साहब ने, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इन तीनों अवस्थाओं का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। लास्ट के कुछ 2-3 क्वेश्चन हम देखते हैं कि बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया मेरे भाई, इस क्वेश्चन में बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। देखिएगा अगर आपसे कहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा सा बता देता हूं, थोड़ा सा हटके बताता हूं, तब तक क्वेश्चन करिएगा। आपसे पूछे कि बाल मनोविज्ञान को पहले प्रारंभ में आधुनिक काल में किसका अंग माना जाता था, तो आप कहोगे प्रारंभ में आपका माना जाता था दर्शन शास्त्र का, दर्शन शास्त्र का अंग माना जाता था। अब मनोविज्ञान को व्यवहार का अंग माना जाने लगा है, ठीक है। अब कौन सा, व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। अरस्तु ने मनोविज्ञान का विषय आत्मा के रूप में माना था, ठीक है ना, दिमाग में आपको ये रखना है। और दूसरी चीज क्या रखना है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक या शिक्षा मनोविज्ञान के पिता कहे जाते हैं। यानी शिक्षा मनोविज्ञान के पिता अगर पूछे तो कौन है, हमारे थॉर्नडाइक हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, क्या इस क्वेश्चन में बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है, यौन शिक्षा है। भैया खेल का मैदान हो जाएगा मुझे लगता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिएगा बिल्कुल पूरा स्क्रीनशॉट में ले लीजिएगा, खेल का मैदान जो हो जाएगा बाल विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, दिमाग में आपको रखना है। नेक्स्ट है कि प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया, बताओ। इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आप सपोर्ट है, आपका सभी का सपोर्ट है, प्यार है सभी का। जय हिंद वंदे मातरम, आपके माता पिता को जय हिंद वंदे मातरम, तभी ये वीडियोस चल रही हैं, वरना सपोर्ट नहीं है। अगर आप हमें कुछ अपशब्द बोलेंगे या हम ही आपको बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी प्रतिक्रिया उल्टी होती, ठीक है ना। इसलिए तभी वीडियो आ रही है, प्यार है तभी वीडियो आ रही है। ऐसे ही सिलसिला हमारा जारी रहेगा सिलेक्शन तक, और सिलेक्शन के बाद सभी के साथ मिल के मस्ती करना है, ठीक है ना। जी हाँ, बात करते हैं प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया है। दोस्तों रूसो जो ऑप्शन देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे रूसो मार रहे हैं, यानी रूसो जो ऑप्शन डी है ना, डी वाला, ये पूरी तरीके से गलत है। जो विलियम हेली जो ऑप्शन देख रहे हैं, बी वाला ऑप्शन, ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा। देखिएगा विलियम हेली हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैंने कहा कि प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया है, विलियम हेली द्वारा खोला गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट के 2 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य का पाचन क्रिया से भी होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने कहा कि अगर हम बात करते हैं खाने की बात करते हैं, खाना अगर पचाता है पेट में तो खाना हमारा पचाता है, एंजाइम्स पचाते हैं, एंजाइम्स पचाते हैं। एंजाइम कहीं ना कहीं अग्न्याशय और अमाशय में होते हैं। अग्न्याशय की बात करते हैं तो ट्रिप्सिन होता है, जब पर्यावरण के चैप्टर में पढ़ते हैं ट्रिप्सिन हमारा एंजाइम होता है, वो अमाशय में अग्न्याशय में होता है। और अमाशय की बात करते हैं HCl रेनिन पेप्सिन की बात आती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मनोविज्ञान की दृष्टि से किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से होता है, तो पाचन क्रिया से किससे हो जाता है, बताओ। क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताएं क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं सर, क्या हो जाएगा। आप सभी से निवेदन है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन अपन लोग देखेंगे, ठीक है ना। अभिवक्र ग्रंथि जो देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अभिवक्र ग्रंथि है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा यहाँ पर। हाँ, तब तक मैं यहाँ पर एक और आपको नियम बता देता हूँ। क्या नियम बता देता हूँ कि जो पुनर्वलन सिद्धांत है वो किसने दिया था, हल ने दिया था। हल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, USA के वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, USA के वैज्ञानिक थे। इस सिद्धांत को यानी पुनर्वलन सिद्धांत को क्या क्या कहा जाता है, इस सिद्धांत को सबलीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। अब ये आ जाए कि सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया, अब बच्चे परेशान हो गए, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबलीकरण का सिद्धांत ही पुनर्वलन का सिद्धांत का दूसरा नाम है। प्रबलन का सिद्धांत ही पुनर्वलन को कहते हैं। और यहाँ पर एक और जानते हैं जिसको सतत अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। यहाँ पर
तीन नाम है, प्रबलन सिद्धांत, सबलीकरण और सतत अधिगम। ये सभी सिद्धांत हल ने दिए थे। क्लार्क हल यूएसए के मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है, दिमाग में रखना है। कोहलर ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, सूझ दृष्टि का सिद्धांत दिया था, चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, कमरा पर प्रयोग किया था, कमरे में एक केले के साथ और 3-4 खाली डिब्बे के साथ 2 प्रयोग किए थे, सुल्तान नामक था। और गेस्टाल्टवादी समर्थक के प्रवर्तक हैं बर्दीमर, कोफा, लेविन। बर्दीमर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। कोहलर की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है मेंटलिटी ऑफ एप्स। हाँ, क्वेश्चन की बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटलिटी ऑफ एप्स। एप्स का मतलब समझ रहे हो, लंगूर की बात होती है, चिंपैंजी की बात होती है। ये किसकी बुक है? कोहलर की है, 1925 में प्रकाशित हुई थी। 2 बुक और मैं बताता हूँ, 2 बुक कौन सी हैं? प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। जो बिहेवियर बुक है वो है पुनर्वलन सिद्धांत, जिन्होंने दिया है वो क्लार्क हल की है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर ये है क्लार्क हल की है। और तीसरी बुक है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये दिया है आपके क्रिया प्रसूत वाले मनोवैज्ञानिक स्किनर ने, ठीक है, दिमाग में रखना है। और एक और चौथी बुक लिख लो, एनिमल इंटेलिजेंस, जो आपके दिया है, आपने किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है, किस पर जोर देता है दोस्तों? विद्यार्थी द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर, विद्यार्थी द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर देता है। दिमाग में आपको ये रखना है, दिमाग में क्या आपको रखना है कि विद्यार्थी द्वारा जितने भी होते हैं उन सभी को यहां पर देता है, ठीक है ना दोस्तों। अभी तक अगर आपने क्या नहीं किया है, आपने अभी तक टिकटॉक पर फॉलो नहीं किया तो टिकटॉक पर फॉलो कर लीजिएगा और टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, जिससे हम आपसे डायरेक्ट जुड़ सकें, दोस्तों। हम आईडी नीचे आपको यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसा लगा दोस्तों वीडियो? यहां पर आपके लिए, यहां पर बताएं कैसा लगा ये वीडियो आपके लिए। यहां पर पूरी तरीके से आप तत्पर हैं कि आपका एग्जाम किसी भी तरीके से निकले, ठीक है, किसी भी तरीके से आपका एग्जाम निकलना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। बस हो गया सर, बहुत थक गया हूँ सर, ठीक है। थका तो नहीं हूँ, अभी नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपरेशन करूँगा, फिर से मैं अभी लगाता हूँ सिस्टम, ठीक है। तो चीज़ें बिल्कुल हैं, बस थोड़ा सा यही दिक्कत हो जाती है, कभी कभी नोटिफिकेशन दोस्तों के पास नहीं पहुँचता है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रवि भारद्वाज जो है बहुत अच्छा है। एक बार स्टार्टिंग से अगर क्वेश्चंस देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस अच्छे नहीं है तो यार बताओ, क्वेश्चन अपने पास थोड़ी ना बना दूंगा मैं, ये थोड़ी ना कह दूंगा बेंजामिन ने अगर जो है कितने सिद्धांत दिए थे, 3 सिद्धांत दिए थे तो हम 4 बता दें। स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, इससे अच्छा स्टैंडर्ड कहाँ से मिलेगा मेरे भाई? एक बार अगर आपको नहीं लगता है स्टैंडर्ड बहुत लोअर है तो मुझे लगता है कि आपके सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए फिर, है ना। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आप एक बार लाइक कर देंगे, निवेदन है मेरा, एक बार लाइक करके जाएंगे आप, कुछ नहीं जाएगा मेरे भाई। अनलाइक भी कर देते कुछ चलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ करके जाइए, अनलाइक या लाइक करके जाइए, ठीक है ना। लाइक करके जाए, अनलाइक करके जाए, कर दीजिएगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। यूं ही मुस्कुराते रहेगा। नेक्स्ट वीडियो का प्लान मैं फिर कर रहा हूँ।